वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ भाई 5th सेमेस्टर की बीए प्रोग्राम की पॉलिटिकल साइंस। ठीक है ना भाई। आप लोगों की बुक का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। हिंदी में बोले तो भाई प्रशासन और लोक नीति तथ्य एवं सिद्धांत। ये आप लोगों की बुक का नाम है। इसका भाई आज आप लोगों को यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट इस वीडियो में पढ़ा दूँगा। इससे पहले कि भाई जितनी भी यूनिट्स हैं और जितने भी चैप्टर हैं उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी उनकी वीडियोस बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर भाई आप लोग इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश मीडियम में भी मैंने सेपरेटली पढ़ा रखा है, तो उस सब का भी लिंक भाई आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। ठीक है। आपके स्क्रीन पे भाई मेरा एक यूज़र नेम आ रहा होगा इंस्टाग्राम आईडी का, इसे फॉलो अप करके आप मेरे से यहाँ पे सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर अप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए भाई बढ़ते हैं अपने चैप्टर के नाम पे और यूनिट के नाम पे। तो भाई सबसे पहले आप लोगों की यूनिट का नाम दे रखा है प्रशासनिक सिद्धांत, यानी कि भाई इस पूरी यूनिट में आप लोगों को प्रशासन करने के जो जो सिद्धांत होते हैं, जो जो तौर तरीके होते हैं वो सारे पढ़ाए गए हैं। ठीक है ना। उनमें से पहला भाई आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण। ठीक है। आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे भाई दूसरे चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया गया है प्रशासनिक प्रबंधन। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था आप लोगों को वैज्ञानिक प्रबंधन, अब दूसरे चैप्टर में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं प्रशासनिक प्रबंधन। अब ये जो दोनों सिद्धांत ना जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे और ये जो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ रहे हो, इन्हें भाई शास्त्रीय सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि इसी की कैटेगरी में आते हैं ये दोनों सिद्धांत भी। ठीक है ना। जो भी आपने अभी तक पढ़े हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में आप पढ़ोगे अब। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। आपकी जस्ट चैप्टर का नाम यही दे रखा होगा आपकी बुक में प्रशासनिक प्रबंधन। तो मेनली हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये तो एक कैटेगरी वगैरह। ठीक है। आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। चलो भाई बात करते हैं भाई अपने इंट्रोडक्शन से, चैप्टर के परिचय से। ठीक है। अभी भाई आप लोगों को प्रशासनिक प्रबंधन समझ में नहीं आया होगा क्या चीज़ है ये, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोबारा से कि हम ये सब चीज़ें पढ़ के आ रहे हैं। हम प्रशासन करने के जो सिद्धांत होते हैं, प्रशासन करने के सिद्धांत यानी कि मान लो भाई ये रहा एक फैक्ट्री है या कंपनी है। ठीक है। अब एक कंपनी को चलाने के भाई अलग अलग कायदे कानून नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं। तो उन सिद्धांतों को ही हम पढ़ रहे हैं। पहले जब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था तो फर्स्ट चैप्टर में भाई हमने पढ़ा था वैज्ञानिक प्रबंधन, यानी कि कंपनी को चलाने के लिए एक ऐसा सिद्धांत पढ़ा था जिसमें भाई विज्ञान को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है ना। और अब इसमें पढ़ेंगे हम भाई प्रशासनिक प्रबंधन। चलो भाई अब आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा कि ये चीजें क्या है। ठीक है। अब थोड़ा सा और समझा देता हूँ इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। तो भाई फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, प्रशासनिक प्रबंधन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो इस बात पर बल देता है कि किसी संगठन में प्रबंधन को कैसे किया जाना चाहिए। तो भाई संगठन मतलब पहले मैं आप लोगों को समझा दूं, संगठन मतलब यहाँ पे वही है फैक्ट्री से या कंपनी से। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है इंग्लिश में। ठीक है। फैक्ट्री कह लो आप, कंपनी कह लो, उसी को हम भाई संगठन बोलते हैं। ठीक है। अब भाई फर्स्ट पॉइंट हमारा यही कह रहा है कि प्रशासनिक प्रबंधन जो है ना, प्रशासनिक प्रबंधन ये एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण तौर तरीका है। किस चीज़ के लिए तौर तरीका है कि भाई एक संगठन में प्रबंधन कैसे किया जाए, यानी कि एक कंपनी में शासन वगैरह कैसा चलाया जाए, कंपनी को कैसे अच्छा रखा जाए, कंपनी में काम वगैरह जो है वो कैसे अच्छे से हो सके। या आप ये भी कह सकते हो कि एक भाई नियम है, विचारधारा है, जिससे भाई क्या होता है किसी कंपनी या फैक्ट्री को चलाने में मदद मिलती है, उसको मैनेज करने में मदद मिलती है। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट जो है समझ में आया होगा। ठीक है। बात करते हैं भाई आपके सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट आप लोगों को कह रहा है सार्वजनिक और निजी संगठनों में एक प्रशासनिक प्रबंधन अपनी भूमिका निर्वहन करता है और योजना, समन्वय और व्यवसाय को निर्देशित करता है। तो अब भाई ये सार्वजनिक और निजी संगठन क्या होता है मैं आप लोगों को समझा दूं। सार्वजनिक और निजी संगठन पहले होता क्या है। ठीक है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो प्रीवियस चैप्टर है उसमें समझा रखा है, अगर आपने नहीं देखे तभी मैं आप लोगों को ये दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है। सार्वजनिक संगठन यानी कि भाई आप गवर्नमेंट कंपनी कह सकते हो। ठीक है। और निजी संगठन यानी कि प्राइवेट कंपनी। क्लियर हो गई बात। अब इन दोनों में ही जो है भाई प्रशासनिक प्रबंधन जो है, जो प्रशासनिक प्रबंधन ये जो रूल बनाया गया है, ये जो सिद्धांत बनाया गया है, ये जो विचारधारा है, ये इसी के अकॉर्डिंग दोनों में होता है भाई। मान लो काम होता है। ठीक है। और इससे क्या होता है भाई, योजना बनाया जाता है, समन्वय बनाया जाता है और व्यवसाय को निर्देशित किया जाता है। साफ सीधा सा अर्थों में समझाऊं तो भाई देखो, मैंने आप लोगों को बताया था प्रशासनिक प्रबंधन क्या है, ये एक तरीका का सिद्धांत है। ठीक है ना। सिद्धांत यानी कि आप इसे कायदे कानून नियम कह सकते हो, या प्रशासन करने का या कंपनी को मैनेज करने का एक रूल कह सकते हो,
या तरीका कह सकते हो, ठीक है। अब इसी तरीके से भाई प्राइवेट कंपनी में और गवर्नमेंट कंपनी में अगर हम प्रशासन करते हैं, अगर हम मैनेजमेंट करते हैं, अगर हम प्रबंधन करते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है भाई, ये क्या करता है, हमारा योजना बनाता है सबसे पहले, ठीक है ना। योजना बनाता है, योजना यानी कि प्लान बनाता है, ठीक है, कंपनियों के लिए प्लान वगैरह बनाता है। फिर भाई समन्वय बनाता है, समन्वय यानी कि तालमेल भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। कंपनी में जो जो चीजें होंगी सबके बीच में तालमेल बनाता है, ठीक है। फिर व्यवसाय को निर्देशित करता है, निर्देशित मतलब कि भाई काम कैसे किया जाना चाहिए, मतलब कि निर्देशित मतलब होता है भाई डायरेक्ट करना। जैसे फिल्म को डायरेक्ट करता है ना एक फिल्म डायरेक्टर, वो कहता है कि भाई ऐसे 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 काम करो, तो ऐसे ही भाई ये वाला तरीका प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत जो है, ये वाला तरीका क्या करता है, जो कंपनी है चाहे वो आपकी प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, उसमें जो भी काम धंधा हो रहा है उसे डायरेक्ट करता है, उसे निर्देशित करता है, उसे बताता है कि ऐसे ऐसे काम धंधा करोगे तो अच्छा अच्छा होगा तुम्हारी कंपनी के लिए। दैट्स इट, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट भी समझ में आया होगा, ठीक है। बात करते हैं भाई आपके थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई, प्रशासनिक प्रबंधन को शास्त्रीय सिद्धांत, संरचनात्मक उपागम, प्रक्रिया प्रबंधन सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, यांत्रिक सिद्धांत आदि नामों से भी जाना जाता है। तो देख लो भाई, जो प्रशासनिक प्रबंधन है ना, इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि आपने पढ़े हैं अभी, शास्त्रीय सिद्धांत है, संरचनात्मक उपागम है, ठीक है ना, प्रक्रिया प्रबंधन सिद्धांत है, ठीक है, यहाँ पे प्रशासनिक सिद्धांत भी दे रखा है और यांत्रिक सिद्धांत भी है। तो भाई अगर पेपर में इन नामों से आ जाता है क्वेश्चन वगैरह, ये पूछ लेता है, तो कंफ्यूज मत होना, ये सारे एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं भाई आगे। हेनरी फेयोल को इस विचारधारा का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है। तो भाई यहाँ पे हेनरी फेयोल एक नाम दिया गया है, ये किसका नाम है भाई, एक व्यक्ति का नाम है, एक इंसान का नाम है, ठीक है ना। तो ये जो इंसान है हेनरी फेयोल, इनको भाई प्रशासनिक प्रबंधन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। आध्यात्मिक पिता मतलब मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। देखो भाई, प्रशासनिक प्रबंधन ये जो सिद्धांत है, यानी कि ये जो तरीका है शासन करने का या प्रशासन करने का, या आप कंपनी को चलाने का तरीका यूँ बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो ये प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत जो है, ये भाई किसी बंदे ने तो दिया होगा, तो उस बंदे की भाई कंफर्मेशन तुम्हारी बुक्स वगैरह में तो नहीं दी गई थी और ना ही तुम्हारे सिलेबस में दी गई थी, दैट्स वाई मैंने लिखी भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और ना ही आप लोगों को पढ़ने की जरूरत। बट ये जो तौर तरीका है ना भाई, इसे सबसे पहले बुक में किसने उतारा, बुक में उतारा भाई हेनरी फेयोल ने, इस वजह से इसे कहते हैं आध्यात्मिक पिता। हेनरी फेयोल ने भाई अपनी बुक्स वगैरह लिखी और अपनी बुक्स में भाई इस तौर तरीके के बारे में बहुत ज़्यादा बात करी, इस वजह से इनको कहा जाता है इस विचारधारा का आध्यात्मिक पिता। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलो भाई अब बढ़ते हैं अपनी मेन हेडिंग की ओर। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई आपकी मेन हेडिंग क्या है, प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत के आधारभूत बिंदु। तो चलो भाई स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं इसे भी। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या कह रहा है भाई, इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक हेनरी फेयोल, गुलिक और उर्वरिक मुने, AC रिले, MP फॉलेट और R शेल्टर हैं। यानी कि भाई ये जो प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत है ना, यानी कि ये जो कंपनी को संगठन को चलाने का जो तरीका है, ये प्रशासनिक प्रबंधन, ठीक है, इस तरीके को भाई सपोर्ट करने वाले कुछ पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है ना। इनमें पहला नाम तो दे दिया भाई आप लोगों का हेनरी फेयोल का, इन्हें मैंने ऊपर पढ़ाया भी था, आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत के। वो क्यों, क्योंकि भाई सबसे पहले बुक वगैरह में इसके बारे में किसने लिखा था, हेनरी फेयोल ने ही लिखा था, इस वजह से इन्हें आध्यात्मिक पिता कहा जाता है, ठीक है। फिर भाई गुलिक आए कोई और उर्वरिक आए, ये भी भाई विद्वान है, विद्वान यानी कि बहुत पढ़े लिखे इंसान थे ये, ठीक है ना। इन्होंने क्या करा भाई, इस वाली विचारधारा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, इस वाले तरीके को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। फिर आए भाई मुने आए, AC रिले आए भाई, MP फॉलेट आए, ठीक है, और R शेल्टर भी आए, ठीक है। तो ये सारे विद्वानों के नाम आप लोगों को याद रहे या ना रहे, बट इन तीनों के शुरुआत में जो तीन बंदे इनके ज़रूर रखना, क्योंकि इन तीन के बारे में ही मेनली चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि हेनरी फेयोल ने भाई क्या क्या किया, गुलिक ने क्या क्या किया और उर्वरिक ने क्या क्या किया, ठीक है ना। इन लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं करा, मेन जो करा था सबसे ज़्यादा हेनरी फेयोल ने करा था, फिर थोड़ा बहुत इन लोगों ने भी करा, इन लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं करा इस वाले विचारधारा के लिए, इस वाले सिद्धांत के लिए, इस वजह से इन तीनों के बारे में ही मेनली हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई,
इन सिद्धांतकारों विचारकों के निम्नलिखित बुनियादी आधार हैं जिन पर वह सभी सहमत हैं। यानी कि भाई ये जो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर विचारकों के नाम पढ़ाए, विद्वानों के, पढ़े लिखे लोगों के जो नाम बताए हैं, ये सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये कुछ बात पर सहमत हैं। यानी कि भाई ये कह रहे हैं कि हम कुछ बात पे जो है वो सेम है। यानी कि भाई इनकी जो विचारधारा, इनकी जो सोच है वो बहुत सारी बातों पे सेम सी है। तो वो सारी बातें कौन सी हैं, आइए पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात भाई क्या है, चलो देखते हैं। उन्होंने संगठन की संरचना पर जोर दिया क्योंकि संरचना के बिना कोई संगठन कार्य नहीं कर सकता। तो यानी कि भाई ये जो ऊपर जितने भी आपने विचारक पढ़े, हेनरी गुलिक, उर्वरिक, ठीक है ना, मुने, रिले और फॉलेट और शेल्टर, ये सारे जो आपने नाम पढ़े, ये सारे विद्वान भाई इस बात का सपोर्ट करते हैं कि अगर कंपनी वगैरह है कोई, या आप इसे संगठन भी कह सकते हो, ठीक है ना, इसकी भाई संरचना पर जोर दिया। संरचना मतलब स्ट्रक्चर पर जोर दिया। मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इन सारे लोगों ने किस चीज़ पे जोर दिया कि कंपनी में भाई क्या क्या काम कैसे कैसे हो रहा, सारे तौर तरीकों का, सारा स्ट्रक्चर पे जोर दिया, ठीक है ना, कि कंपनी की बनावट कैसे है, कंपनी के लेवल कौन कौन से हैं, सारे कंपनी का पूरा जो भी स्ट्रक्चर था, जो भी संरचना था, उस पर जोर दिया। क्योंकि भाई संरचना के बगैर कोई भी संगठन कार्य नहीं कर सकता, ऐसा इन लोगों ने बोला है, ठीक है। अब साफ सीधा सा मतलब मैं समझाऊं तो ये लोग सारे भाई, ये सारे जो हैं, ये लोग किस बात का सपोर्ट करते हैं, ये कहते हैं कि भाई कंपनी जो है ना, कंपनी को अगर तुम चला रहे हो तो सबसे पहले भाई उसको डिज़ाइन करो कि क्या चीज़ कंपनी में कैसी कैसी होनी चाहिए, सारा डिज़ाइन बनाओ, और कौन सा व्यक्ति कहाँ कहाँ पे काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं जो पहले डिज़ाइन करो इसे। जैसे घर बनाने से पहले भाई हम नक्शा बनाते हैं ना, तो इसी ये कह रहा है कि कंपनी बनाने से पहले भाई तुम उसको डिज़ाइन करो अच्छे से, क्योंकि भाई अगर डिज़ाइन सही होगा तभी भाई कार्य भी उस कंपनी में सही होगा। ऐसा इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं ये सारे विद्वान। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो भाई आगे क्या दे रखा है इन लोगों ने, संगठन की संरचना मानव की प्रकृति को आवश्यकता अनुसार ढाल लेती है, इसलिए इस प्रकार इस सिद्धांत के समर्थकों को संरचनावादी भी कहा जाता है। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो भाई कंपनी का डिज़ाइन वगैरह अगर तुम तैयार कर लेते हो पहले से ही, ये क्या करती है, मानव की प्रकृति यानी कि इंसान का जो नेचर होता है, जो कंपनी में काम करने वाले जो इंसान होंगे ना, उसको उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेगी। यानी कि वो जो काम करने वाले लोग होंगे ना, काम करने वाले जो लोग होंगे कंपनी में, उन्हें ऐसा नहीं लगेगा, मतलब बुरा नहीं लगेगा, उन्हें अच्छा फील होने लगेगा, वो उसी के अकॉर्डिंग ढल जाएंगे, उसी कंपनी के अकॉर्डिंग ढल जाएंगे, ठीक है ना। अब इसलिए ही भाई इन सारे विद्वानों ने संरचना पर ज़्यादा जोर दिया, कंपनी के डिज़ाइन पे जोर दिया, तो इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, संरचनावादी विचारक भी कह सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। दूसरी बात क्या थी इनकी, जिन पे ये सारे जो है सहमत थे, ठीक है ना, यानी कि सबकी बात जिन जो सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात कौन सी है वो, जिन पे ये सारे सपोर्ट करते हैं, चलिए पढ़ते हैं। इन चिंतकों ने संगठन की संरचना के लिए कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों, नियमों के निर्माण पर जोर दिया। यानी कि भाई जो ऊपर जितने भी तुमने विचारक के नाम पढ़े, पढ़े लिखे लोगों के नाम पढ़े, ये लोग क्या कहते हैं, भाई अब तुमने संरचना तो बना दी, यानी कि तुमने अब कंपनी को डिज़ाइन तो कर दिया, बट उसके लिए कुछ कायदे कानून नियम वगैरह भी होने चाहिए कंपनी को चलाने के लिए। और कायदे कानून नियम कैसे होने चाहिए भाई, सार्वभौमिक होने चाहिए। सार्वभौमिक यानी कि सबके लिए समान कायदे कानून नियम होने चाहिए कंपनी को चलाने के लिए। तो इस बात पर भी भाई इन सारे लोगों ने जोर दिया, बल दिया, ठीक है ना, यानी कि सपोर्ट किया इस बात का भी, ठीक है। अगला भाई क्या बोलता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, यह सिद्धांत तो औद्योगिक संगठनों के अनुभव से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे भाई इन्होंने ये भी बताया कि ये जो तुम कायदे कानून नियम वगैरह कंपनी को चलाने के लिए होंगे ना, ये मिलते कहाँ से हैं भाई। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया कि औद्योगिक संगठन जो होते हैं, यानी कि फैक्ट्री वगैरह, कंपनी वगैरह जो होती है, उनमें काम कर रहे लोगों के अनुभव से पता लगता है कि भाई क्या क्या चीज़ इसमें होनी चाहिए, क्या क्या कायदे कानून नियम जो है होने चाहिए, उसके उनके एक्सपीरियंस के बेस पे ही पता लगती है ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ऐसा इन लोगों ने बताया, ठीक है। तीसरी बात कौन सी है भाई, जिन पे इन सब ने सपोर्ट करा, तीसरी बात है भाई, इन विचारकों का मानना है कि यह सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से मान्य है क्योंकि यह औद्योगिक और सैन्य अनुभव पर आधारित है। अब भाई तीसरी बात ये कह रहे हैं, ये जो तुमने पहले कंपनी बनाई, कंपनी का डिजाइन बना लिया, ठीक है, अब कंपनी के लिए भाई तुमने नियम बना लिए, सार्वभौमिक नियम बना लिए, सिद्धांत कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये जो सिद्धांत, ये जो नियम तुमने बनाए हैं ना,
ये वैज्ञानिक रूप से मान्य है, यानी कि विज्ञान भी इन सारी बातों को मानता है ये कि नियम वगैरह होने चाहिए, ठीक है ना। अब विज्ञान क्यों मानता है, क्योंकि भाई औद्योगिक और सैन्य अनुभव पर आधारित है, यानी कि कंपनी में भाई काम करने वाले जो लोग हैं ना, उनके एक्सपीरियंस के बेस पर ही इन नियमों को बनाया जाता है। इस वजह से विज्ञान भी इन नियमों को मानता है, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है भाई इन लोगों ने, उनके अनुसार इस प्रकार के सिद्धांत संगठन में अधिक मितव्यय और दक्षता निश्चित करता है। यानी कि भाई ये जो आपने जितने भी ऊपर विचारक पढ़े थे, ठीक है, पढ़े लिखे लोगों के बारे में पढ़ा था, तो ये पढ़े लिखे लोग भाई क्या कहते हैं कि ये जो तुम कायदे कानून नियम सिद्धांत जो बना लेते हो कंपनी के लिए, कायदे कानून नियम जो बनाते हो, इससे होता क्या है भाई, कम खर्च होता है, ठीक है ना। अधिक मितव्यय का मतलब क्या है भाई, कम खर्च, ठीक है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है। और दक्षता, दक्षता यानी कि आप कुशलता भी बोल सकते हो, ठीक है, इस चीज को सुनिश्चित करता है, निश्चित करता है। ये साफ सीधा सा मतलब मैं आप लोगों को समझाऊं, जो कंपनी में कायदे कानून नियम वगैरह होते हैं ना, उस चीज से भाई खर्चा वगैरह कम होता है और कुशलता अच्छी होती है, यानी कि काम धंधा और ज्यादा अच्छा होता चला जाता है। बस यहाँ पे ये आप लोगों को समझाना चाह रहे थे, ठीक है ना। तो इन सारी बातों को भाई सपोर्ट कौन करते हैं, जो ऊपर विचारधारा को हमने पढ़े थे वो सारे जो है इन बातों को सपोर्ट करते हैं। अगली बात कौन सी है भाई जिनका ये सपोर्ट करते हैं, अगली बात है भाई, यह विचारक संगठन को एक बंद प्रणाली के रूप में मानता है जो बाहरी वातावरण से स्वायत्त रूप से कार्य करता है। यानी कि भाई ये जो आपने ऊपर विचारक पढ़े थे, ऊपर जितने भी लोगों के नाम पढ़े थे, इन लोगों का क्या कहना है, जो संगठन होते हैं यानी कि कंपनी या फैक्ट्री वगैरह जो होती है ना, ये एक बंद प्रणाली है। बंद प्रणाली का मतलब भाई एक क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम यानी कि इस पे कोई भाई दूसरा जो बाहर का कोई बंदा आके ना इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, इसको दबा नहीं सकता, ठीक है ना। और ये क्या करता है भाई, ये जो कंपनी है फिर अपने फ्री रहकर कार्य करती है, ठीक है ना, ऐसा कह रहे हैं ये विचारक, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, यह विचारक संगठनों को मशीन के रूप में और मनुष्यों को मशीन के पुर्जे के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई इन सारे विचारकों ने कितनी अच्छी बात बोली है। यहाँ पे ये बोला है कि जो संगठन होते हैं, संगठन जो होते हैं वो मशीन की तरह होते हैं, यानी कि कंपनी वगैरह जो है ये एक मशीन की तरह होती है, ठीक है। और जो कंपनी में काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो मशीन के पुर्जे की तरह होते हैं। साफ सीधा से कहने का मतलब ये है इन लोगों का कि लोगों के बिना भाई कंपनी जो है वो नहीं चल सकती। जब तक पुर्जे हम मशीन में नहीं लगाएंगे तो वो मशीन भी नहीं चलेगी। तो ये इन लोगों को कहने का मतलब था। तो आई होप कि आप लोगों को ये चार बातें जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इन चारों बातों का भाई इन सारे विद्वानों ने सपोर्ट करा था, ठीक है। तो बस आप लोगों को ये चीज़ जो है याद रखनी थी। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ भी सकते हैं पेपर में या नहीं भी पूछ सकते, ठीक है। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी ये बातें, आगे जो पढ़ोगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो ये वाली हेडिंग पढ़ोगे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है ना। इस चैप्टर में मेनली अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से ज़रूर बनेगा, 101% बन सकता है, क्योंकि मेनली जो है इस चैप्टर में मेन कंटेंट जो है वो इस हेडिंग में आप लोगों को पढ़ाया गया है, ठीक है। चलो भाई पढ़ते हैं इस हेडिंग के बारे में। नाम क्या है भाई, प्रशासनिक प्रबंधन में हेनरी फेयोल का योगदान। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था भाई, हेनरी फेयोल को क्या कहते हैं, आध्यात्मिक पिता कहते हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में ही पढ़ेंगे कि इन्होंने भाई इस विचारधारा में, यानी कि ये जो हम तरीका पढ़ रहे हैं प्रशासनिक प्रबंधन, इसमें अपना योगदान क्या दिया है, इन्होंने क्या बातें बताई इसमें, ठीक है। और भाई इसे ध्यान से जरूर समझना, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से पेपर में वो यहाँ से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो भाई ध्यान से देख लो। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या कहता है भाई, हेनरी फेयोल का जन्म फ्रांस में 1881 में हुआ। उन्होंने एक खनन कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम किया था। तो भाई जो हेनरी फेयोल थे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था भाई, फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था भाई, आपका 1841 में हुआ था, याद रखना, ठीक है। और भाई इन्होंने क्या करा, इन्होंने भाई एक खनन कंपनी थी। खनन कंपनी का मतलब भाई खुदाई करने वाली एक कंपनी थी, ठीक है ना। उसमें इंजीनियर के रूप में काम करा था इन्होंने, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई खुदाई करने वाली कौन सी कंपनी होती है, खनन करने वाली कौन सी कंपनी होती है, यानी कि जो भी मशीन भाई खनन निकालते, खनिज निकालते। खनिज मतलब कि भाई आपका लोहा सोना चांदी वगैरह ये सब चीज़ें जो भी कंपनी निकालने का काम करती है, इसमें कौन थे, ये इंजीनियर थे हेनरी फेयोल, ठीक है। बात करते हैं भाई आगे। 1888 में वह कंपनी के प्रबंधक निर्देशक के पद पर पहुंचे और सफल प्रबंधक निर्देशक के रूप में जाने गए। तो अभी तो भाई ये खनन कंपनी में क्या थे, एक इंजीनियर थे सिर्फ, ठीक है ना, एक इंजीनियर के पोस्ट पे थे, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ भाई, 1888 में क्या हुआ, ये मैनेजर बन गए उस कंपनी के। प्रबंधक निर्देशक का मतलब क्या होता है, मैनेजर, ठीक है ना। मैनेजर बन गए, इंजीनियर से डायरेक्ट अब पहुंच गए धीरे धीरे मैनेजर पे। और जब ये भाई मैनेजर बन गए
तो बहुत अच्छे मैनेजर बने। यहाँ पे सफल प्रबंधक निर्देशक के रूप में जाने गए, यानी कि अच्छे मैनेजर के रूप में जाने गए ये पूरी दुनिया में, ठीक है। और आगे क्या बताया गया भाई, अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने 1908 में जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक, 1916 में जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक और 1923 में द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट पुस्तक लिखी थी। तो यानी कि भाई हेनरी जो फेयोल थे, हेनरी फेयोल, ठीक है ना, इन्होंने भाई अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इन्होंने 3 बुकें लिखी। कौन कौन सी 3 बुकें लिखी भाई इन्होंने? पहली तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कब लिखी थी भाई? 1908 में लिखी थी, ठीक है। अगली बुक कौन सी लिखी भाई इन्होंने? अगली लिखी इन्होंने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक, ठीक है। कब लिखी थी इन्होंने? 1916 में लिखी थी। अगली पुस्तक कब लिखी भाई इन्होंने? द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट, ठीक है। ये कब लिखी थी भाई इन्होंने? 1923 में लिखी थी। अब भाई ये ज़्यादा रटने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। आप लोग अगर इसे रट सकते हो तो रट लो, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें आप पेपर में लिखते हो तो मार्क्स जो है वो अच्छे मिलते हैं, बट ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हो माइंड से, ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि मेन कंटेंट हमारा ये सिर्फ पॉइंट नहीं था, मेन कंटेंट आगे आप लोग देखने के लिए पढ़ोगे, ठीक है ना। अब आगे भाई नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोला गया है? फेयोल के अनुसार प्रत्येक व्यवसाय में निम्न 6 प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। अब जो भाई हेनरी फेयोल हैं, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया जो भाई व्यवसाय होता है, यानी काम धंधा जो होता है, उसमें 6 टाइप की प्रक्रिया होती हैं। वो 6 टाइप की प्रक्रिया कौन कौन सी बताई हैं भाई फेयोल ने? आगे पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। चलो भाई, आप 6 टाइप की वो सारी प्रक्रिया पढ़ेंगे जो भी फेयोल ने बताई है कि एक काम धंधा अगर तुम कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, सॉरी व्यापार नहीं कह सकते हम, ठीक है, या कंपनी चला रहे हो, ठीक है ना, एक कंपनी चला रहे हो, तो उसमें भाई 6 टाइप के काम होते हैं। वो 6 टाइप के काम क्या बताए हैं भाई हेनरी फेयोल ने? चलो भाई पढ़ते हैं। पहला है भाई तकनीकी प्रक्रिया। तकनीकी प्रक्रिया में कौन कौन सी प्रक्रिया आती हैं भाई? उत्पादन संबंधी क्रिया, यानी कि फैक्ट्री में भाई जो भी उत्पादन का कार्य होता है, जो भी बनाने का काम होता है, वो टेक्नोलॉजी का यूज करके ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं हेनरी फेयोल कि पहला काम तो भाई किसी भी तुम फैक्ट्री में या कंपनी में करते हो तो वो होता है तुम्हारा तकनीकी क्रिया, यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें तुम बनाते हो वो सारा पहला काम होता है। दूसरा काम क्या होता है भाई आप लोगों का? व्यापारिक क्रिया, यानी कि भाई खरीदना और बेचना। भाई किसी चीज़ को अगर तुम कंपनी में बनाओगे तो उसके लिए पहले खरीद के लाओगे सामान वगैरह, फिर बनाने के बाद भाई तुम बेचोगे भी, ठीक है ना। दूसरा काम ये होता है किसी कंपनी में। तीसरा काम क्या होता है भाई? वित्तीय प्रक्रिया, पूंजी प्राप्त करना और उसका उपयोग करना, यानी कि भाई जब तुम बेच दोगे सामान वामान बना के, फिर उससे भाई तुम्हें क्या होगा? पूंजी प्राप्त होगी, यानी कि पैसा मिलेगा। पूंजी मतलब पैसा, ठीक है। फिर उसका तुम दोबारा से यूज करोगे, उपयोग करोगे, ठीक है। यहाँ पे यही बोल रहे हैं हेनरी फेयोल, ठीक है। आगे क्या बताया भाई? सुरक्षा प्रक्रिया, जान माल की सुरक्षा संबंधी प्रक्रिया। अब भाई ये कह रहे कंपनी में जरूरी नहीं है कि हमारा सिर्फ बनाने का काम होता हो या बेचने खरीदने का काम होता हो, या भाई पैसे मिल गए तो उसको दोबारा से हम यूज़ कर लें, सिर्फ जरूरी नहीं है यही काम हो। इसमें भाई जान माल की सुरक्षा संबंधी भी काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई तुम कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हो या कंपनी में काम कर रहे हो, तो उसमें भाई गार्ड वगैरह देखते हो, ठीक है ना। गार्ड वगैरह का क्या काम क्या होता है? सुरक्षा का काम करना, ठीक है ना। अब भाई कोई बाहर से ही आ गया, मान लो आपसे छीना झपटी करने, ये जरूरी नहीं है बाहर से ही आ गया, मान लो आग लग गई, ठीक है, आग लग गई, तो ये भी सुरक्षा संबंधी काम में ही आएगा। तो आग के लिए भाई तुमने क्या क्या पहले से ही फैसिलिटीज कर रखी है? अगर बाय चांस तुम्हारी कंपनी में आग लग जाए तो तुमने क्या क्या फैसिलिटीज कर रखी है? तो ये सारी चीजें जो है सुरक्षा से संबंधित आती है, ठीक है। या कंपनी वगैरह है, पूरी कंपनी में फैक्ट्रियां वगैरह हैं, तो कंपनी वगैरह में भाई फैक्ट्री वगैरह को कैसे कौन कंट्रोल कर रहा है, उनको ध्यान कौन रखना है, तो ये सारी प्रक्रिया भी किस में आ गई? सुरक्षा संबंधी प्रक्रिया में आ गए, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। आगे है भाई हमारा लेखा क्रम क्रियाएं, ठीक है ना। अब लेखा क्रम क्रिया में क्या आती हैं भाई? तुम्हारी कार्यों का लेखा जोखा करने संबंधी क्रिया। अब भाई कंपनी में जो भी काम होते होंगे वो भाई लिखे भी तो जाते होंगे, कौन सा काम क्या क्या है, सारा हिसाब पानी लिखा जाता होगा, उनका सारा काम का लिखा होता है कि किसने क्या काम करा, किसने कब करा, कौन कब आया, कौन अटेंडेंस वगैरह सब रखते हैं। तो जितना भी लेखा जोखा का काम होता है वो सारे काम भी कंपनी में होते हैं, ऐसा बोल रहे हैं भाई हेनरी फेयोल, ठीक है। अब भाई छठा प्रक्रिया इन्होंने क्या बताई? प्रबंधकीय प्रक्रिया, यानी कि नियोजन, समन्वय और नियंत्रण आदि। तो इन्होंने छठी प्रक्रिया ये बताई भाई किसी कंपनी में नियोजन होता है, यानी कि प्लान वगैरह करा जाता है, समन्वय यानी कि भाई तालमेल बिठाया जाता है, और नियंत्रण यानी कि कंट्रोल भी किया जाता है कंपनी वगैरह में, ठीक है। और ये तो भाई साफ सीधी सी बात है कि जब तक तुम प्लान नहीं करोगे चीज़ों को, ठीक है, तो वो करोगे कैसे। और भाई समन्वय यानी कि
आपस में तालमेल नहीं होगा कंपनी में, सॉरी लोगों में, कंपनी में जो काम करोगे तो वो काम कैसे कर पाएंगे, ठीक है। और फिर भाई उन कंपनी में जो भी लोग होंगे उनको कंट्रोल करने के लिए भी भाई कोई ना कोई पर्सन होने चाहिए, यानी कि नियंत्रण करने वाला भी होना चाहिए। तो यही कह रहे हैं भाई प्रबंधकीय संबंधी क्रियाएं भी होती हैं। तो ये 6 टाइप की क्रिया बताई हैं जो भाई संगठन में होती ही होती है, यानी कि कंपनी वगैरह में होती ही होती है, ऐसा बताया हेनरी फेयोल ने, ठीक है। तो आप इन्हें याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं भाई, हेनरी फेयोल ने आगे भी बहुत सारी बातें बताई हैं। और क्या बताया भाई, फेयोल ने प्रबंधक के कर्तव्यों के 5 तत्वों की पहचान की जो इस प्रकार है। अब ये जो फेयोल है ना, फेयोल ने कंपनी के बारे में तो बता दिया कि भाई कंपनी में 6 टाइप के काम होते हैं, फिर चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो उसमें 6 टाइप के काम होते हैं, ये हमने ऊपर पढ़ लिए, ठीक है। अब यहाँ पे भाई फेयोल ने क्या बोला, प्रबंधक कौन बताया था भाई, मैनेजर, ठीक है ना। मैनेजर के कुछ काम होते हैं, मैनेजर के कुछ कर्तव्य होते हैं, तो उनके बारे में बताया क्या क्या कर्तव्य होते हैं, क्या क्या काम होते हैं भाई मैनेजर के कंपनी के अंदर, तो वो भी बताया भाई। तो पढ़ लो भाई, पहला काम होता है भाई मैनेजर का नियोजन करना, नियोजन यानी कि प्लानिंग करना, ठीक है ना, प्लानिंग करना, ठीक है। तो ये सारा काम कौन करता है भाई, मैनेजर ही करता है, ठीक है। अगला है भाई संगठन से मतलब है भाई यहाँ पे अब लोगों को जोड़ने का काम, लोगों को जोड़ने का काम भी भाई कौन करता है, यहाँ पे मैनेजर ही करता है, प्रबंधक ही करता है, ठीक है। अगला काम भाई आदेश कौन देता है भाई, वो भी मैनेजर देता है, ठीक है। इसका काम होता है, ये प्रबंधक का काम होता है, मैनेजर का काम होता है, ठीक है। अगला काम क्या होता है भाई, समन्वय यानी कि तालमेल बना के रखना भाई, हर किसी के बीच में तालमेल बना के रखना है, या कंपनी में जो भी काम हो रहे हैं उनके बीच में भी तालमेल बना के रखना है। ये किसका कर्तव्य होता है, ये किसका काम होता है, प्रबंधक का काम होता है, मैनेजर का काम होता है। अगला है भाई कंट्रोलेशन करना, यानी कि नियंत्रण करना, भाई सब पे कंट्रोल कौन रखेगा, सब पे नियंत्रण कौन रखेगा, वो भी मैनेजर का ही काम होता है। तो भाई ये 5 कर्तव्य बताए हैं, 5 काम बताए हैं मैनेजर के हेनरी फेयोल ने, तो इन्हें भी आप याद रखना, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, ईजी से है, ठीक है। बात करते हैं भाई आपके नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई, हेनरी फेयोल अच्छे प्रबंधक के लिए निम्नलिखित लक्षण निर्धारित किए हैं। तो भाई जो भी थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक्स है वो आप ठीक कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। अब भाई यहाँ पे हेनरी फेयोल ने सबसे पहले तो देखो क्या बताया, कंपनी में बता दिया कि कंपनी में चाहे वो किसी भी टाइप की कंपनी हो उसमें 6 टाइप के काम होते हैं, हमने ऊपर पढ़ लिए। फिर ठीक है भाई, इन्होंने बताया कि भाई एक मैनेजर जो होता है, मैनेजर के 5 काम होते हैं, 5 कर्तव्य होते हैं, ठीक है ना, ये बता दिया। अब भाई बता रहे हैं कि जो मैनेजर होता है ना, मैनेजर में भाई 5 लक्षण होने चाहिए, यानी कि मैनेजर बनने के लिए 5 चीजें होनी चाहिए इंसान में। अब इन्होंने ये बता दिए, वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं, चलो भाई पढ़ते हैं। 5 हैं या 6, सॉरी 6 बताई है ना, ठीक है ना। तो मैनेजर बनने के लिए भाई 5 चीजें होनी चाहिए इंसान में। वो चीजें कौन कौन सी है भाई, पहला है शारीरिक गुण। शारीरिक गुण में यानी कि भाई स्वास्थ्य और मेहनत, यानी कि उसकी सेहत वगैरह अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है भाई कोई भी मरीज उठा के लिया है तुम, ठीक है ना। और मेहनत करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ये पहला गुण तो भाई सब में ही होना चाहिए, तभी आप मैनेजर बन पाओगे, ठीक है। अगला क्या बताया भाई, नैतिक गुण। नैतिक गुण में क्या आता है भाई, शक्ति, दायित्व, भाई ये बा को हटा लेना, दायित्व कर लेना, ठीक है ना। दायित्व को स्वीकार करने की इच्छा, ठीक है, प्रेरणा और इज्जत, वफादारी, तो ये सारी चीजें भी भाई एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए, ये नैतिक गुण होते हैं। यानी कि शक्ति यानी कि पावर वगैरह भाई उसमें होनी चाहिए, काम वगैरह करने की, काम को संभालने की, ठीक है। और भाई अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्य को स्वीकार करना आना चाहिए, उसे पता होना चाहिए मेरे कर्तव्य क्या है, मेरे दायित्व क्या है, ठीक है। साथ ही साथ भाई प्रेरणा होनी चाहिए उसके अंदर, यानी कि एक लगन होनी चाहिए काम करने के, ठीक है। और उसकी इज्जत होनी चाहिए भाई, यानी कि उसकी इज्जत तो हो, ऐसा थोड़ी है भाई कंपनी का मैनेजर आप किसी को भी बना दोगे जो इज्जत ही नहीं होगी किसी के, ठीक है ना। साथ ही साथ भाई उसे भी इज्जत करनी आनी चाहिए, बाकी सारे लोगों की भी, ठीक है। और वफादारी होनी चाहिए भाई मैनेजर के अंदर। तो भाई ये दूसरा गुण बताया है हेनरी फेयोल ने, ठीक है। तीसरा गुण क्या बताया भाई, मानसिक गुण होना चाहिए भाई। मानसिक गुण में क्या है भाई, समझने और सीखने की योग्यता, निर्णय लेना और अनुकूलता, यानी कि ये बताया भाई मैनेजर बनने के लिए तुम्हारे पास समझने और सीखने की भी योग्यता होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए भाई, समझना और सीखने की भी, ठीक है। और तुम निर्णय लेने की भाई तुम्हारे अंदर पावर होनी चाहिए, निर्णय तुम ले सको फटाक देने से कि भाई तुम्हें ये काम करना, तुम्हें ये काम करना है, ठीक है ना, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम्हें निर्णय लेने की भी भाई कैपेबिलिटी, योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। और अनुकूलता आप लोगों को होनी चाहिए। अगली चीज क्या बताई है भाई हेनरी फेयोल ने, अगली बताई है भाई सामान्य शिक्षा। इसमें क्या आता है भाई, कार्य संबंधी ज्ञान के अतिरिक्त सामान्य ज्ञान की जानकारी, यानी कि भाई जो मैनेजर बनना चाहता है बंदा, सिर्फ उससे वो पढ़ा लिखा ही ना हो, मतलब कि जो उसे भाई काम करना है उसी के अकॉर्डिंग ज्ञान ना हो, बल्कि
उसके अलावा और भी बहुत सारे उसे ज्ञान जो है उसे होने चाहिए, यहाँ पे ये बोला है, ठीक है ना। साफ सीधा से समझाऊं तो भाई जरूरी नहीं है कि जो भी बंदा वो मैनेजर बनेगा तो उसे सिर्फ मैनेजर का ही काम आता हो या मैनेजर की ही नॉलेज हो, उसे और भी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसा बोला गया है, ठीक है। ये गुण भी उसमें होना चाहिए, ठीक है। अगला है भाई विशिष्ट ज्ञान, कार्य की जानकारी। विशिष्ट ज्ञान यानी कि कुछ स्पेशल जानकारी भी भाई उसे होनी चाहिए, कामों के बारे में कुछ स्पेशल जानकारी भी होनी चाहिए। अगला भाई बताया उसे अनुभव भी होना चाहिए। ये थोड़ी है भाई जिसे अनुभव नहीं है तुम किसी को भी आप मैनेजर की पोस्ट पे रख लोगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, उसे अनुभव भी होना चाहिए, ठीक है ना। उचित कार्य करने से प्राप्त होता है वो अनुभव जो है, वो क्या होगा, काम करने से ही प्राप्त होगा, उचित कार्य करने से, यानी कि अच्छा काम करने से ही प्राप्त होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को भाई ये जो है अच्छे से पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि हेनरी फेयोल ने भाई एक मैनेजर किस इंसान को बनाना चाहिए, उस इंसान में भाई 6 गुण होने चाहिए। ये 6 के 6 गुण जो है हेनरी फेयोल ने आप लोगों को बताए हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, ठीक है ना। ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। अब मेन जो बातें आएंगी ना, जो मेन क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का पेपर में, जिसके हाई चांसेस है पेपर में आने के, ठीक है, वो आपका भाई यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से क्या है भाई, ये आप पढ़ोगे 14 सिद्धांत पढ़ोगे हेनरी फेयोल के, ठीक है ना। 14 सिद्धांत पढ़ोगे हेनरी फेयोल के, किसके बारे में भाई, प्रशासनिक प्रबंधन के बारे में भाई हेनरी फेयोल ने 14 सिद्धांत दिए थे, तो वही आप लोगों को पढ़ोगे। और मेनली क्वेश्चन भी पेपर में यहाँ से ही पूछा जाता है आप लोगों से, मोस्टली हायर चांसेस है आप लोगों के, ठीक है। अब जरूरी नहीं है भाई क्वेश्चन यहाँ से ही पूछेंगे या डायरेक्ट मान लो ये भी क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आप ऊपर जो बताओगे या नीचे जो पढ़ोगे आप वो सब नहीं लिखोगे, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है ना। तो आप एडिशनल नॉलेज भी दे सकते हो पेपर में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आप लोगों से इसके बारे में पूछा है, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा, सिर्फ आप इसी के बारे में लिखोगे, ठीक है ना। आपको ये तो लिखना ही लिखना है, साथ ही साथ अगर आप लोगों को कम लग रहा है अपना आंसर तो आप एडिशनल नॉलेज में ये सारी बातें जो है बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को आई होप कि नॉलेज आप लोगों को होगी इतनी, तो अगर नहीं है तो भाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को एडिशनल नॉलेज होनी चाहिए। और एडिशनल नॉलेज जो भी आप लोगों को पता है वो भी आप लिख दिया करो। अगर आप लोगों को कम लग रहा है ना अपना आंसर तो आप एडिशनल नॉलेज भी दे दिया करो, ठीक है ना। मेन कंटेंट तो आप दोगे ही दोगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भाई आप लोगों से इसके बारे में पूछा, ये तो आप लिखोगे, उसके बावजूद भी भाई आप लोगों को लग रहा है आंसर तो यार अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा कम है नंबर के हिसाब से, तो आप लोग एडिशनल नॉलेज भी वहाँ पे जोड़ सकते हो, ठीक है। वो आप लोगों का आंसर गलत नहीं होगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो भाई अपनी मेन जो जहाँ से क्वेश्चन आता है उस चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है भाई हमारा पॉइंट, हेनरी फेयोल ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट में प्रशासन से संबंधित 14 सिद्धांतों के बारे में लिखा था, जिन्हें प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि भाई जो हेनरी फेयोल थे इन्होंने क्या करा भाई, सबसे ही पहले, ठीक है ना, सबसे पहले प्रशासन के बारे में, यानी कि एक कंपनी को कैसे चलाया जाए, ठीक है ना, इसके बारे में इनने 14 नियम बताए हैं, 14 तरीके कह सकते हो आप, ठीक है, 14 नियम कह सकते हो, 14 सिद्धांत कह सकते हो। ये बताए हैं, कहाँ पे बताए हैं भाई, अपनी बुक में बताए हैं। सबसे पहले अपनी बुक में बताए तो और विद्वानों ने भी है, बट सबसे पहले अपनी बुक में किसने बताया है, हेनरी फेयोल ने बताया। कौन सी बुक में भाई, इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट, सॉरी जनरल मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये कब प्रकाशित की गई थी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था, ठीक है। और भाई ये जो 14 सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, 14 जो तरीके बताए हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, शास्त्रीय सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये 14 सिद्धांत कौन से थे भाई, ये 14 के 14 हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, और मेनली क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो याद रख लीजिएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी सा है, ठीक है। मैं आप लोगों को शॉर्टली पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इजीली याद रहे सब कुछ, ठीक है। चलो भाई फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट है भाई हमारा कार्य विभाजन। कार्य विभाजन भाई अभी नाम से आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई कार्य विभाजन का मतलब ये है कि आप लोग सब जानते होंगे भाई, मतलब हर काम के लिए भाई हर बंदा जो है वो योग्य नहीं होता है। यानी कि भाई फॉर एग्जांपल भाई कंपनी में मैनेजर का काम है, ठीक है ना, मैनेजर का काम है, ऐसा थोड़ी है भाई हर कोई मैनेजर का काम कर लेगा, ऐसा नहीं है। कुछ ही स्पेशल बंदे होते होंगे, कुछ ही स्पेशल बंदे होंगे, कुछ ही विशिष्ट बंदे होंगे जो उस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही समझाना चाह रहे हैं भाई, हेनरी फेयोल ने यही बताया आप लोगों को। रुक जाओ इसे मैं ठीक कर लूँ 2 मिनट, ये देखो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हेनरी फेयोल यही समझाना चाह रहे हैं भाई, मान लो ये कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी में तुम अगर काम दे रहे हो ना लोगों को, तो जो बंदा जो काम कर सकता है सिर्फ उसे वही काम दो। ऐसा नहीं है कि भाई तुम कोई भी काम थमा दे रहे हो उस बंदे को, जिस काम के लिए वो बंदा बना है वही काम उस बंदे को दो, तभी भाई आप लक्ष्य जो है, जो भी कंपनी का टारगेट है उसे अच्छे से
प्राप्त कर पाओगे, उससे अच्छे से अचीव कर पाओगे। आई होप कि आप लोगों को कार्य विभाजन का मतलब समझ में आया होगा। ठीक है, बात करते हैं भाई दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है हमारा प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। भाई प्राधिकार का मतलब मैंने इंग्लिश में अथॉरिटी लिख रखा है और हिंदी में अधिकार भी आप बोल सकते हो। ठीक है ना, प्राधिकार का मतलब आप अधिकार मेनली हिंदी में समझ लो। ठीक है, उत्तरदायित्व का मतलब मैं समझाऊं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इसमें भाई आप लोगों को समझाया गया है, मान लो ये एक कंपनी है। ठीक है, कंपनी में भाई अगर तुम किसी बंदे को ये कोई काम करने के लिए देते हो कंपनी में, ठीक है, तो उसे कुछ अधिकार भी दो, उत्तरदायित्व भी दो। ठीक है ना, उसे कुछ प्राधिकार भी दो। जरूरी नहीं है तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही थोप दोगे उसे। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दो काम करने की, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दो, काम तो करने के लिए दो उसे, बट उसे कुछ अधिकार भी दो। ठीक है ना, उसके कुछ अधिकार होने चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट भी जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं आया तो मैं दोबारा से शॉर्टली समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे साफ सीधा से ये कह रहे हैं कि भाई कंपनी में अगर तुम भाई किसी व्यक्ति को काम करने के लिए दो, किसी के ऊपर भाई तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपते हो, तो उसे कुछ अधिकार भी दो। उसे जब तक तुम अधिकार नहीं दोगे तब तक ना ही वो काम अच्छे से कर पाएगा और ना ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना ही अपना उत्तरदायित्व निभा पाएगा। ठीक है, उसके लिए अधिकार देना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई, अनुशासन। तो अनुशासन तो भाई आप लोग मेनली समझते ही होंगे, डिसिप्लिन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो अनुशासन से भाई यहाँ पे हेनरी फेयोल का मतलब है कि एक कंपनी है, कंपनी में भाई अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। अब वो कैसे भाई, कंपनी में आप लोग जानते हो भाई नीतियाँ होती हैं, यानी कि प्लान वगैरह होते हैं। ठीक है ना, नियम होते हैं और कार्य करने की कुछ तरीके होते हैं, यानी कि विधियाँ होती हैं। ठीक है, और भाई निर्देश होते हैं। ठीक है ना, निर्देश भाई आप लोग इसे यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी आर की। ठीक है ना, तो आप निर्देश वगैरह होते हैं, तो कायदे कानून नियम जो भी विधियाँ होते हैं, तौर तरीके होते हैं, इन सबको भाई फॉलो ज़रूर करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं हेनरी फेयोल। कि जब तक कंपनी में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो अनुशासन कैसे आ जाएगा। तो इसी चीज़ को अनुशासन बोला गया है कि सारी कंपनियों में भाई जो भी कायदे कानून नियम वगैरह होते हैं वो सबको फॉलो करने ज़रूरी है, ऐसा बोल रहे हैं हेनरी फेयोल। ठीक है, अगला है भाई हमारा फोर्थ पॉइंट है आदेश में की एकता। अब हेनरी फेयोल भाई यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक कंपनी है, एक कंपनी में भाई मान लो ये बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, अब ये काम कर रहे हैं भाई। अब मान लो यहाँ से कोई बंदा आया और बोलता है भाई तुम ये वाला काम ना करो, कोई और काम कर लो। ठीक है, यहाँ से कोई बंदा आया ये बोले तो भाई ये वाला काम मत करो, तुम ये कर लो, इसे ऐसे ऐसे कर लो, तो ये क्या होगा, गड़बड़ा जाएगी पूरी कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे यही समझाने चाह रहे हैं हेनरी फेयोल कि एक कंपनी में आदेश देने वाला, ठीक है ना, यानी कि डायरेक्शन देने वाला, लोगों को बताने वाला तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें क्या करना है, ये भी कोई एक ही बंदे के हाथ में होने चाहिए। अगर एक बंदे के हाथ में नहीं है तो उसका डिसीजन जो है, मान लो बहुत सारे बंदे हैं, ठीक है, इन सब का डिसीजन तो कम से कम एक होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं हेनरी फेयोल कि आदेश देने वाला भी एक ही होना चाहिए, तभी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर भाई 10 बंदों को रख लोगे तुम आदेश देने वाले पे, तो वो अलग अलग लोगों को भटकाएंगे इधर उधर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात करते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निर्देश की एकता। अब भाई निर्देश की एकता से हेनरी फेयोल का क्या मतलब है, देखो भाई ये रही एक कंपनी, ठीक है, अब कंपनी में काम करने वाले लोगों से अगर तुम काम कराना चाहते हो, सही से काम कराना चाहते हो, तो आदेश में एकता होनी चाहिए। ठीक है, और अगर तुम कंपनी को चलाना चाहते हो, ठीक है ना, अगर कंपनी को अच्छे से चलाना चाहते हो तो निर्देश में एकता होनी चाहिए। निर्देश यानी कि डायरेक्शन। ठीक है ना, आई होप कि आप लोगों को भाई निर्देश और आदेश में डिफरेंस पता ही होगा क्या है। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा भाई, सामान्य हित के सामने व्यक्तिगत हित गौण। तो इसका भाई साफ सीधा सा मतलब है, सामान्य हित का भी मैं आप लोगों को पूरा ही अच्छे से मतलब समझाता हूँ इस पूरी हेडिंग का। ठीक है, मान लो भाई ये रही एक कंपनी, ठीक है, कंपनी में भाई बहुत सारे लोग हैं काम करने वाले, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भाई कोई बंदा निकल के आता है, ठीक है, अब कंपनी को मान लो कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, यहाँ पे काम करवाना है, इस जगह ये कोई जगह है, इस पे काम कराना है। ठीक है, अब यहाँ पे भाई ये बंदा अपनी राय देता है, ठीक है, और ये सारे मिलकर अपनी राय देते हैं। तो यहाँ पे हेनरी फेयोल यही बोल रहे हैं कि जो सबका हित है ना, सबकी भलाई देखनी चाहिए, सबका डिसीजन देखना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो साफ सीधा से ये समझ लो कि हेनरी फेयोल भाई ये कह रहे हैं कि कंपनी में अगर काम कर रहे हो, कंपनी जो है, कंपनी को भाई सबका फायदा देखना चाहिए, एक बंदे का फायदा नहीं देखना चाहिए। अगर भाई किसी एक बंदे के फायदे से कुछ काम रुकता है तो उसे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सबके फायदे की बात करो। ठीक है ना, अगर मान लो इन सबका फायदा हो रहा है और यहाँ पे एक फायदा हो रहा है, मतलब कोई अगर मान लो हम ये वाला काम करते हो तो इसका फायदा हो रहा है,
और ये वाला काम करते हो तो इन सब का फायदा हो रहा है। तो भाई यहाँ पे हेनरी फयोल ये कह रहे हैं कि वो वाला काम करो जहाँ पे सब बंदों का फायदा हो, ठीक है ना, किसी एक के फायदे की बात यहाँ पे नहीं करनी चाहिए कंपनी में, ठीक है। ऐसा ही समझा रहे हैं यहाँ पे हेनरी फयोल आप लोगों को। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। आपका नेक्स्ट पॉइंट है भाई कर्मचारियों की पारिश्रमिक, ठीक है भाई। पारिश्रमिक का मतलब होता है आपका मजदूरी। तो मजदूरी मतलब कि यानी कि जो पैसे मिलते हैं ना, यानी कि सैलरी वगैरह मिलते हैं, तो उसे हम कहते हैं भाई मजदूरी, ठीक है। अब भाई यहाँ पे यही समझा रहे हैं हेनरी फयोल कि भाई कंपनी है, कंपनी में काम करने वाले जो लोग हैं वो काम क्यों करते हैं, पैसों के लिए करते हैं, सब मजदूरी के लिए करते हैं, अपनी पारिश्रमिक के लिए करते हैं। तो भाई उनको पैसे जो हैं, उनको पैसे देने का एक विधि होनी चाहिए, उचित तरीका होना चाहिए पैसा देने का, ठीक है ना। जैसे कि हर मतलब टाइम फिक्स होना चाहिए, डेट फिक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसी टाइप से एक विधि होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कभी भी किसी को भी पैसे उठा के दे रहे हो या कभी भी कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये समझा रहे हैं भाई हेनरी फयोल कि कर्मचारियों को भाई जो तुम पारिश्रमिक देते हो यानी कि मजदूरी देते हो, सैलरी देते हो, उसके लिए एक उचित विधि होनी चाहिए, जिससे भाई क्या होगा, जो श्रमिक होगा ना, कर्मचारी होगा, वो भाई उस टारगेट को मान के अपना काम जो है जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल भाई मान लो 30 तारीख को सैलरी मिलती है और बचे हैं भाई 22 तारीख, तो चाहेगा कि मैं अपना काम जल्द से जल्द निपटाऊं और अपना काम खत्म करके अपनी सैलरी लूं, ठीक है ना। तो ऐसे करके विधि होनी चाहिए, एक निर्धारित समय वगैरह होना चाहिए, ठीक है। यही समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे हेनरी फयोल, ठीक है। 8 पॉइंट हमारा क्या कहता है भाई, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण से मतलब क्या है भाई, केंद्रीकरण से साफ सीधा सा मतलब है कि भाई हेनरी फयोल कहते हैं जो कोई कंपनी है, कंपनी में भाई ऐसा नहीं है जो पूरा कंट्रोलेशन है ना किसी एक बंदे के हाथ में होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई 10 बंदों के हाथ में तुमने रख दिया कंट्रोलेशन, ठीक है। अब किसी एक बंदे को करना भी होगा तो इन 10 बंदों से पूछना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि कंट्रोलेशन जो पूरा होगा वो एक केंद्र में हो, एक पर्सन के पास हो, ताकि भाई काम जो है वो अच्छे से हो। ऐसा नहीं हो डिले होता रहे, भाई मान लो इस बंदे को डिसीजन लेना है, अब 10 बंदों से पहले 10 बार पूछना पड़ेगा, फिर ये पता नहीं इनमें से कोई हाँ ना करेगा, तो ये दिक्कत होगी इस काम में। इस वजह से कंपनी का कंट्रोलेशन जो है वो किसी एक के हाथ में होना चाहिए, प्रबंधक के हाथ में नहीं होना चाहिए, यानी कि मैनेजर के हाथ में होना चाहिए। और देखा भी होगा आपने यूजुअली कि मेन कंट्रोल जो होता है वो आपका मैनेजर के हाथ में ही होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट और 9वां पॉइंट है भाई हमारा प्राधिकारियों में संपर्क की कड़ी। प्राधिकारी का भाई मतलब होता है आपका कर्मचारी, ठीक है ना, जो वहाँ पे लोग बंदे काम करते हैं कंपनी में उन्हें, ठीक है। तो संपर्क यानी कि देखो भाई ये मान लो ये एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी में बहुत सारे लोग तो वहाँ पता है काम करते हैं, ठीक है। अब भाई इन सब के बीच में कड़ी होनी चाहिए। कड़ी कैसे भाई, मान लो भाई एक है मैनेजर, ठीक है, फिर मैनेजर के नीचे कुछ लोग आते हैं जो ऊपर वाली पोस्ट पे है, ठीक है ना, इन्हें बोल देते हैं भाई फर्स्ट पोस्ट, ठीक है। फिर और बंदे आते हैं, इन्हें बोल देते हैं हम सेकंड पोस्ट, यानी कि उससे भी नीचे वाले हैं ये लोग, ठीक है। फिर आते हैं भाई थर्ड पोस्ट, ये उससे भी नीचे वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे भाई पोस्ट होनी चाहिए। तो पोस्ट ऐसे होती भी आप लोगों को पता होगा भाई, सबसे टॉप पे मैनेजर होता है, फिर उसके नीचे बंदे होते हैं, फिर उसके नीचे होते हैं, ऐसे कर करके होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है भाई हेनरी फयोल कि भाई जो अधिकारी होते हैं कंपनी में उनके बीच बातचीत करने की यानी कि संपर्क करने की भाई कड़ी होनी चाहिए, यानी कि चेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मान लो ये सबसे नीचे लेवल वाला बंदा जो है अपनी प्रॉब्लम जो है डायरेक्ट मैनेजर को बता रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी प्रॉब्लम पहले इस तक पहुंचाएगा, फिर इस तक पहुंचाएगा, फिर इस तक पहुंचेगी लास्ट में, ऐसे कर करके भाई बातचीत होनी चाहिए एक कंपनी में, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगली चीज क्या बताई है भाई हेनरी फयोल ने, व्यवस्था, ठीक है, इसे आप ऑर्डर भी बोल सकते हो। अब व्यवस्था से भाई मतलब क्या है, ऑर्डर से मतलब क्या है हेनरी फयोल का, देखो भाई ये कंपनी है, ठीक है ना। अब कंपनी में भाई हर एक चीज जो है अपने निश्चित स्थान पर होनी चाहिए, नहीं कि यानी हर लोगों के लिए, प्रत्येक लोगों के लिए कोई ना कोई एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो परमानेंट काम करते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल भाई अगर मान लो इस डिपार्टमेंट में, मान लो ये डिपार्टमेंट बना दिए कंपनी ने बहुत सारे, ठीक है ना, और ये काम भाई अलग अलग बंदे को सौंप दिए, ठीक है, अलग अलग बंदे को। अब भाई मान लो कंपनी में कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई, मान लो इस डिपार्टमेंट में दिक्कत आ गई, ठीक है, तो भाई इसके जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा, मतलब इसके डिपार्टमेंट में कमी आई है तो इस बंदे को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और बाय चांस मान लो हमने डिपार्टमेंट नहीं बांटे, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति भाई कहीं भी जाके काम कर रहा है, किसी का कोई एक पर्टिकुलर जगह ही नहीं है, ठीक है, तो फिर अगर मान लो इस डिपार्टमेंट में गलती हो गई या कुछ गड़बड़ी हो गई तो हम किसको ठहराएंगे जिम्मेदार, सबको ठहराएंगे क्या, सबको ठहरा नहीं सकते, सबको ठहराएंगे तो भाई सबको निकालना पड़ जाएगा, ये दिक्कत होगी। तो यहाँ पे यही समझा रहे हैं हेनरी फयोल कि भाई जो कंपनी है ना, उस कंपनी में भाई
हर किसी का निश्चित स्थान जो है होना चाहिए, यानी कि हर किसी का अपना एक स्थान होना चाहिए और उसका वो स्थान फिक्स होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति का ये हो, वस्तुओं का भी निश्चित स्थान होना चाहिए। यहाँ पे यही समझाना चाह रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ जो है समझ में आ गई होगी, व्यवस्था कैसे बनाए रखनी है कंपनी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे है हमारा समानता। अब समानता से क्या मतलब है भाई हेनरी फ्योल का? तो भाई मान लो ये रही एक कंपनी, ठीक है। अब कंपनी में भाई ये रहा एक मैनेजर, ठीक है, ये रहा एक मैनेजर। अब कंपनी में भाई बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं अलग अलग, ठीक है, ठीक है। अब कंपनी में अब भाई मान लो ये तुम्हारा प्रबंधक है, मैनेजर है, ठीक है, प्रबंधक है। अब ये मान लो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल बातचीत कर रहा है इस बंदे से, ठीक है, या इससे अच्छा बिहेवियर कर रहा है, और इस बंदे से अच्छा बिहेवियर क्या है नहीं कर रहा तुम्हारा मैनेजर। तो भाई क्या होगा, आप लोगों को यही लगेगा कि यार हमारे साथ ये हो रहा है, मतलब आप क्या होगा, डिमोटिवेट हो गए इससे, आपका काम में मन नहीं लगेगा, ठीक है। और फिर काम करोगे भी तो 10 गालियां दे दे के काम करोगे मैनेजर को, और अच्छे से काम नहीं करोगे मैनेजर के लिए, मतलब मैनेजर के लिए तुम्हारे अंदर दिक्कत होगी, और इस वजह से तुम फिर क्या करोगे, दिक्कत अगर मैनेजर के लिए होगी तो धीरे धीरे पूरी कंपनी को नुकसान पहुंचाने लग जाओगे, क्योंकि आप अपने काम जो है वो ढंग से नहीं करोगे, तहजीब में नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हेनरी फ्योल यही समझाना चाह रहे हैं, एक जो मैनेजर होता है ना, एक जो प्रबंधक होता है, इसे भाई सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ तुम भाई अच्छे से बात कर रहे हो और किसी के साथ नहीं कर रहे हो, किसी के साथ तुम अच्छे डिसीजन ले रहे हो, किसी के साथ अच्छे डिसीजन नहीं ले रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। और अगर भाई मैनेजर मान लो सबके साथ समान व्यवहार करता है, अच्छे से व्यवहार करता है, सबके साथ इक्वल, सबको इक्वल ट्रीट करता है, तो भाई ये क्या करेंगे, ये भी सब क्या करेंगे अच्छे से। भाई इनको फिर ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे साथ ही बुरा हो रहा है, ये क्या बोलेगा, ये परमानेंट जो है स्कीम है ही ऐसी, तो ये लोग ऐसा समझ लेंगे, ठीक है। फिर इससे भाई इनका काम में भी दिक्कत नहीं आएगी, इन्हें ऐसा भी नहीं लगेगा मैं नहीं कर रहा, मतलब रो धो के भी काम नहीं करेंगे, अपना जैसे नॉर्मली काम करते हैं वो वैसा करते रहेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं भाई 12वें पॉइंट की। 12वां है आप लोगों को कर्मचारियों के कार्यालय में स्थिरता, सॉरी कार्यालय बोल दिया मैंने, कार्यकाल, ठीक है ना, कार्यकाल यानी कि टाइम बोल सकते हो आप, ठीक है ना। साफ सीधा सा मतलब ये है कि भाई कोई कंपनी है तो कंपनी में भाई लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं कंपनी में, तो उनका भाई टाइम फिक्स होना चाहिए कि तुम्हारी जॉब यहाँ से इतने तक की है, मतलब कि टाइम फिक्स हो कि तुम्हारी भाई 2 महीने की जॉब है, 6 महीने की जॉब है, या परमानेंट जॉब है, या 6 साल की जॉब है तुम्हारी, तो ये टाइम जो है फिक्स होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि परमानेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्यों, अगर भाई कर्मचारियों की परमानेंट जॉब होगी तो भाई उन्हें डर नहीं रहेगा अपनी जॉब छिन जाने से, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, अपने दायित्वों को अच्छे से पूरा करने की कोशिश करेंगे, अपना जो काम होगा उसे अच्छे से पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब मान लो भाई तुम्हारे को किसी ऐसी कंपनी में घुसेड़ दिया जाए कि भाई जहाँ पे मान लो तुम्हें 2 महीने बाद तुम्हें पता ही नहीं है कि कब तुम्हें निकाल के फेंक देंगे, ठीक है ना, कभी भी निकाल के फेंक देंगे, और तुमने मान लो पहले एग्जाम्पल भी देख लिया बहुत लोगों को, तो क्या होगा, तुम उसमें काम करोगे, तुम तो ये सोचोगे बस रेंग रेंग के कैसे ना कैसे करके मेरी महीने की सैलरी निकलती रहे, बात खत्म। आधा अधूरा काम करोगे और ढंग से काम नहीं करोगे, ठीक है, यही होता है, ये नेचर है, ऐसा ही होता है, ठीक है ना, मोस्टली लोगों के साथ ऐसे ही होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। बात करते हैं भाई अगले की। अगला 13वां पॉइंट है हमारा भाई प्रेरणा, ठीक है। प्रेरणा आप इंग्लिश में बोल सकते हो इसे मोटिवेशन। इससे भाई हेनरी फ्योल का मतलब है कि ये रही एक कंपनी, ठीक है। अब कंपनी में भाई काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और ये रहा एक मैनेजर, ठीक है। अगर भाई कंपनी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो ये बंदे अगर अपना सुझाव देते हैं तो मैनेजर को ऐसा नहीं करना चाहिए कि तू कौन होता भाई, ये तो मेरा काम है, मैनेजर ऐसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए मैनेजर को, मतलब ये नहीं बोलना चाहिए कि तेरा तो काम जो है अपना काम को देख, मैनेजरिंग वगैरह मत कर, डिसीजन लेने का काम है मैं करूँगा, यानी कि इन्हें क्या करना चाहिए, मैनेजर को ये बोलना चाहिए, मतलब इनका जो डिसीजन है, इनकी जो राय है वो लेनी चाहिए, इनका जो डिसीजन है वो सुनना चाहिए अच्छे से, और उससे कुछ निकल सकता है तो निकालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई तू अपना काम कर, तू अपने से मतलब रख, ऐसा नहीं करना चाहिए। साफ सीधा सा बोलूं तो भाई मैनेजर को इन छोटे अधिकारियों का भी डिसीजन के बारे में सुनना चाहिए, और अगर अच्छे डिसीजन देते हैं ये लोग तो इस चीज को अप्लाई भी करने चाहिए मैनेजर को, ठीक है ना। इससे क्या होगा भाई, इससे भाई इन लोगों को भी अच्छा लगेगा, साथ ही साथ इन्हें काम करने में भी अच्छा लगेगा, और जब अच्छा बिहेवियर होगा, अच्छी चीज़ें होंगी, तो इनसे भाई क्या होगा, अपने काम को लेके भी ज़्यादा एग्रेसिव होंगे ये, ठीक है ना, काम को लेके ज़्यादा अग्रेसर रहेंगे, ठीक है ना, एक्टिव रहेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भाई सहयोग की भावना। अब यहाँ पे भाई ये समझा रहे हैं हेनरी फ्योल, ये जो कंपनी है, कंपनी में भाई जितने भी काम कर रहे हैं लोग, चाहे वो भाई कोई भी लेवल के हो, उन सब में क्या होना चाहिए, आपस में सहयोग होना चाहिए, हेल्प करने वाले होने चाहिए। ये नहीं है कि भाई
कोई किसी की हेल्प करनी ना, कोई किसी से लेन देना है ही नहीं, तो सबकी हेल्प करने वाले लोग होने चाहिए, फिर चाहे वो मैनेजर ही क्यों ना हो, ठीक है। सबकी भावना कैसी होनी चाहिए, सहयोग करने वाली होनी चाहिए, हेल्प करने वाला नेचर उन लोगों का होना चाहिए। अब हेल्प करने वाला नेचर होगा तो भाई लक्ष्य की प्राप्ति भी बहुत जल्दी होगी। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी, 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4, ठीक है ना। तो यानी कि काम भी बहुत जल्दी जल्दी होगा, सारा काम अच्छे से होगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है 14 के 14 सिद्धांत हेनरी फ्योल के समझ में आ गए होंगे। अच्छे से आप लोग ध्यान से याद रख कीजिएगा इन्हें और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं भाई अपनी नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग भाई हमारी है प्रशासनिक प्रबंधन में उर्वरिक का योगदान। तो भाई मैंने ऊपर ही आप लोगों को पढ़ाया था, 3 मेन बंदों के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ेंगे, उर्वरिक के बारे में पढ़ेंगे और लुथर गुलिक के बारे में पढ़ेंगे। इन 3 मेन बंदों के बारे में पढ़ेंगे और मेनली 3 क्वेश्चन भी हमारे जो है यहीं से बनते चैप्टर के, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, हेनरी फ्योल से रिलेटेड पूछ लेंगे। दूसरा क्वेश्चन भाई आप लोगों से पूछ लेंगे उर्वरिक के योगदान के बारे में, ठीक है ना। तो यानी कि अब उर्वरिक की बातें पढ़ेंगे कि उर्वरिक ने भाई क्या क्या बताया है प्रशासनिक प्रबंधन से रिलेटेड। अभी तक जो पढ़ी थी वो सारी बातें भाई हेनरी फ्योल ने बताई थी। अब उर्वरिक के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लुथर गुलिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई पढ़ते हैं। भाई फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, उर्वरिक का जन्म जापान में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। तो भाई जो उर्वरिक थे ये एक पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा विद्वान थे, इंसान थे, ठीक है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई, जापान में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से ली थी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपने नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग निकलते हैं भाई यहाँ से। तो अपने शिक्षा भाई कहाँ से करी थी इन्होंने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या कह रहा है भाई, उर्वरिक अनेकों अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान से भी जुड़े थे तथा इन्होंने निम्नलिखित पुस्तक लिखी थी। अब भाई ये जो उर्वरिक थे ये बहुत सारे भाई अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थाओं से जुड़े हुए थे। साफ सीधा सब बोलूं तो भाई बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से जुड़े हुए थे ये, ठीक है ना। और इन्होंने भाई कुछ पुस्तकें लिखी हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, ठीक है ना। कुछ बुक्स लिखी हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, जैसे भाई हेनरी फ्योल ने लिखी थी बुक्स वगैरह अपनी, ठीक है ना। इसी टाइप से इन्होंने भी कुछ बुक्स लिखी हैं। पहली बुक का भाई नाम क्या है इनका, मैनेजमेंट ऑफ टुमारो, ठीक है ना। यानी कि कल का मैनेजमेंट करना, यानी कि आने वाला जो कल है उसका पहले से ही मैनेजमेंट कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इस बुक में इन्होंने इसी से रिलेटेड शायद बताया होगा क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। दूसरी बुक कौन सी लिखी है भाई इन्होंने, द मेकिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये भाई आपकी दूसरी बुक का नाम है। इनकी बुक याद रहे तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, स्किप कर सकते, ठीक है। अगली बुक भाई कौन सी लिखी है उन्होंने, लीडरशिप एंड 20th सेंचुरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगली बुक कौन सी थी भाई, फोर्थ बुक इनकी द पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट। तो भाई ये 4 बुक इन्होंने लिखी थी, हो सकता और भी लिखी हो बट मुझे 4 की इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने 4 यहाँ पे लिख दी, ठीक है ना। ये 4 बुक इन्होंने लिखी थी भाई, तो इन बुक को भाई आप याद रख सको तो रख लेना, अदरवाइज इसे स्किप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भाई हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है भाई हमारा, उर्वरिक ने द पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर संपादक के रूप में भी कार्य किया था। अब ये जो भाई उर्वरिक थे इन्होंने एक न्यूज़पेपर था, ठीक है ना। न्यूज़पेपर कौन सा था वो, द पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। ये कब प्रकाशित हुआ था भाई, आपका 1937 में। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, रख लीजिएगा, अदरवाइज इसे स्किप कर सकते हो। मेन कंटेंट नहीं है, मेन कंटेंट आगे आएगा आप लोगों का, ठीक है ना। बट आप इन चीज़ों को याद रखोगे तो भाई आपका आंसर अच्छा बनता है, ठीक है। तो उर्वरिक ने क्या करा भाई, एक न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर का नाम ये दे रखा है आप लोगों का, द पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कब प्रकाशित किया गया था भाई, ये 1937 में प्रकाशित किया गया था। इसके भाई संपादक के रूप में काम किया था उर्वरिक ने, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में भाई आप लोगों को क्या बताया गया, उर्वरिक और गुलिक ने प्रशासन की संरचना के विकास पर अधिक ध्यान दिया है। इस प्रकार इस सिद्धांत को संरचनात्मक उपागम के रूप में जाना जाता है। अब भाई ये जो उर्वरिक थे और गुलिक के बारे में भाई हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इन दोनों ने क्या करा भाई, प्रशासन की संरचना पर ज्यादा ध्यान दिया, यानी कि जो पूरी कंपनी है ना, कंपनी में भाई जो भी पूरा सिस्टम चलता है इसकी संरचना पर, यानी कि इसके डिजाइन पर ज्यादा ध्यान दिया, ठीक है ना। कंपनी के डिजाइन पर ज्यादा ध्यान दिया उर्वरिक और गुलिक ने, ठीक है। तो इस वजह से ही इसे क्या कहते हैं, संरचनात्मक उपागम भी कहते हैं, ठीक है ना। किसे कहते हैं भाई संरचनात्मक उपागम, जो हम पढ़ रहे हैं भाई प्रशासनिक प्रबंधन, हमारा मेन चैप्टर का नाम ही था ना, उसे ही कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक उपागम भी कहते हैं। और मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ाए भी थे, उसके कितने सारे नाम है, ठीक है। चलो भाई, आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई,
उर्वरिक का कहना था कि निम्नलिखित 8 सिद्धांतों के आधार पर एक संगठन कार्य कर सकता है। अब भाई यहाँ पे उर्वरिक ने भी बताया कि एक कंपनी को चलाने के लिए क्या क्या काम होने चाहिए, ऐसा बताया भाई उर्वरिक ने। संगठन मतलब आप कंपनी फैक्ट्री वगैरह कह सकते हो। तो 8 सिद्धांत बताए, यानी कि 8 चीजें बताएंगे, 8 नियम बोल सकते हो या 8 बातें आप बोल सकते हो, ठीक है ना, उर्वरिक ने बताई। तो भाई ये आप याद रखिएगा, पेपर में यहाँ से मेनली पूछते हैं, या तो फिर 14 वो पूछ लेते हैं भाई आप लोगों के, ठीक है ना, उसके हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत पूछ लेते हैं, ठीक है, या आप लोगों से उर्वरिक के 8 सिद्धांत पूछ लेंगे, और आगे लुथर गुलिक आएंगे, उनके भी कुछ सिद्धांत है, या तो फिर आपसे वो पूछ लेंगे। तीनों में से कहीं से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो भाई उर्वरिक का क्या कहना था भाई कंपनी के बारे में, चलिए पढ़ते हैं। पहला भाई पॉइंट है इन लोगों का उद्देश्य, ठीक है ना। तो भाई उर्वरिक कहते हैं कि भाई जो भी फैक्ट्री है, जो भी कंपनी वगैरह, जो भी संगठन है, उसको भाई एक लक्ष्य होना चाहिए, उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। जब तक भाई लक्ष्य नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है ना, या उद्देश्य नहीं होगा, तो काम किस चीज के लिए करोगे। और ये तो भाई फैक्ट सी बात है, जब तक लक्ष्य नहीं होगा कंपनी में, तो तब तक काम किस चीज के लिए किया जाएगा। तो सबसे पहले होता है लक्ष्य निर्धारित करना, ठीक है। अगला भाई उन्होंने बताया समतुल्यता, समतुल्यता या आप समानता भी कह सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें क्या बताया भाई उर्वरिक ने बताया कि भाई ये जो कंपनी है, कंपनी भाई जिम्मेदारी और अधिकार जो है वो समान होने चाहिए, ठीक है ना। अब वो कैसे भाई, अब मान लो तुम किसी को भाई ज्यादा जिम्मेदारी दे रहे हो, तो उसको भाई अधिकार भी उसी हिसाब से देने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई तुमने जिम्मेदारी तो बहुत सारी दे दी, काम धंधे तो उसे बहुत सारे दे दिए, और अधिकार बिल्कुल चुनने से दे दिए, तो इससे उसको दिक्कत होगी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं उर्वरिक, ठीक है ना। अगला पॉइंट है भाई हमारा जिम्मेदारी। अब जिम्मेदारी से भाई इनका मतलब है कि जो कंपनी होती हैं, उर्वरिक कह रहे हैं जो कंपनी होती है, ठीक है ना, कंपनी में भाई कुछ हाई लेवल के बंदे होते हैं, मैंने बताया था सबसे टॉप पे मैनेजर होता है, फिर उसके नीचे पर्सन होता है, फिर उसके नीचे होते हैं, फिर उसके नीचे होते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट में यही समझाना चाह रहे हैं, अगर मान लो नीचे वाले ने कुछ गलती करी ना, तो उसका जिम्मेदार ये होगा, ठीक है ना, उसके ऊपर वाला होगा, उसका अधीनस्थ होगा, ठीक है ना। यानी कि वरिष्ठ नागरिक अपने अधीनस्थ यानी कि अपने से नीचे वाले जो लोग होते हैं उनके काम के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर वो काम गलत करते हैं या अच्छा करते हैं, तो उसका जिम्मेदार भाई कौन होगा, उसके ऊपर वाला बंदा होगा, ठीक है ना। वो कैसे, क्योंकि भाई यही तो बताएगा ना कि इसको क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे करना है। इसे इतनी समझ नहीं होगी, और इसे कौन बताएगा, इसे ये बताएगा, इसे कौन बताएगा, इसे ये बताएगा। सबसे टॉप पे मैनेजर होता है, तो मैनेजर सबको बताता है, फिर धीरे धीरे वो काम पहुंचता चले जाता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है। बात करते हैं भाई अपने फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है भाई स्पैन या लिमिट ऑफ कंट्रोल आप कह सकते हो, ठीक है ना। अब भाई उर्वरिक यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई एक कंपनी है, कंपनी में एक सुपरवाइजर होता है या मैनेजर आप उसे कह सकते हो, ठीक है ना। वो भाई कुछ लिमिट में ही तो लोगों को देखता रहेगा। ये मान लो पूरी कंपनी है, भरी पड़ी है, वो बहुत सारे लोग हैं कंपनी में, तो एक सुपरवाइजर ही क्या पूरे सारे लोगों को कंट्रोल कर लेगा, कंट्रोल कर तो लेगा, बट वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं उर्वरिक कि भाई एक लिमिट के हिसाब से ही उतने बंदे होने चाहिए सुपरवाइजर के अंडर में, ठीक है ना। और अगले मतलब अगर और ज्यादा काम है या और ज्यादा बंदे हैं, तो उसके लिए अगला सुपरवाइजर रखो, ऐसा ही कह रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारे बंदे तुमने थोप दिए, बहुत सारा काम थोप दिया एक ही सुपरवाइजर के ऊपर, तो ये ऐसा समझाना चाह रहे हैं। अगर ऐसा करोगे तो भाई काम अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि वो इतने सारे बंदों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है भाई हमारा फिफ्थ पॉइंट है स्केलर सिद्धांत। इसमें भाई उर्वरिक बोल रहे हैं एक पिरामिड संरचना के अनुसार पद का आयोजन। पिरामिड संरचना का मतलब भाई इनका ये है, एक पिरामिड बना दो, ठीक है ना। अब पिरामिड संरचना के अनुसार भाई पद का आयोजन, पद यानी कि पोस्ट का आयोजन। साफ सीधा सा मतलब ये कह रहे हैं कि भाई कि जिस लेवल का, जिस काम के लिए वो बंदा बना होगा, उसे उसी लेवल की पोस्ट देनी चाहिए। अगर मान लो मैनेजर लेवल का बंदा है, तो उसे मैनेजर लेवल की पोस्ट देनी चाहिए। अगर उससे नीचे का काम करने का बंदा, तो उसे उसके नीचे वाले का, यानी कि काम के अकॉर्डिंग जिस काम के लिए वो बंदा बना है ना, उस काम को ही उसे सौंपना चाहिए। और ये बात तुम्हें ऊपर भी पढ़ाई थी मैंने, हेनरी फेयोल ने भी बोली थी इसे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं भाई विशिष्टीकरण। तो भाई विशिष्टीकरण भी थोड़ा सिमिलर सा पॉइंट है, ठीक है ना। इसमें भी यही बोला गया है कि भाई देखो सिमिलर में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ स्केलर सिद्धांत में और विशिष्टीकरण में। विशिष्टीकरण में भी भाई पहले यही कह रहा है कि जिस काम के लिए जो बंदा बना है उसे वही काम सौंपना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम तुम सौंप दोगे, या तो फिर उसे नीचे लेवल का या अपर लेवल का काम मत सोचो। जिस काम के लिए वो बंदा बना है, जिस काम में वो अच्छा है, उसका वही काम जो है सौंपना चाहिए, ठीक है। ये कहा है विशिष्टीकरण में। और
स्केलर सिद्धांत में क्या कहा था भाई, स्केलर सिद्धांत में कहा था जिस पद के लिए, जिस पोस्ट के लिए वो बना है, काम कह लो पोस्ट कह लो, बात एक सा ही हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, बट भाई स्केलर सिद्धांत में पोस्ट की बात करी है और इसमें काम की बात करी है। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों चीजें जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला है भाई 7वां पॉइंट हमारा समन्वय। समन्वय का मतलब तुम्हें पता ही है, संतुलन। ठीक है ना, समन्वय का मतलब होता है साफ सीधा सा संतुलन। ठीक है, संतुलन यानी कि आप कह सकते हो भाई जैसे कंपनी है, ठीक है, कंपनी के भाई अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो इन सब के बीच में भाई क्या होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तालमेल बना होना चाहिए। ठीक है ना, तालमेल जब तक नहीं होगा इन लोगों के बीच में तो कैसा काम चलेगा। और जरूरी नहीं है कि भाई इनके डिपार्टमेंट के अंदर ही हो, सारे जितने भी लोग हो रहे हैं इन सब के बीच में भी एक तालमेल होना जरूरी है, ऐसा बता रहे हैं भाई यहाँ पे उर्वरिक। ठीक है, अगला भाई नेक्स्ट इनका सिद्धांत क्या है, निर्धारण का सिद्धांत। यानी कि उर्वरिक यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई जो प्रत्येक व्यक्ति होगा, यानी कि काम करने वाला जो व्यक्ति होगा, उसके कर्तव्यों का निर्धारण होना बहुत जरूरी है, कि उसका काम क्या है ये चीज उसे बताना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, जब तक काम नहीं पता होगा भाई लोगों को तो वो कैसे होगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई किसी को भी तुम कुछ भी काम करा रहे हो, ऐसा नहीं है। जो भाई जिस काम के लिए वो पर्सन बना है उसे वही काम सोचो, और उसके काम की भाई लिमिट वगैरह होनी चाहिए, उसको काम को सौंपा जाना चाहिए, ऐसे ही कह रहे हैं। ठीक है ना, तो भाई कुछ कुछ पॉइंट्स जो थे वो सिमिलर थे 14 सिद्धांतों से। ये उर्वरिक के 8 सिद्धांत थे, ठीक है ना, और भाई आपके फेओल के थे 14 सिद्धांत। तो कुछ कुछ पॉइंट जो थे वो सिमिलर से आप लोगों को लगे होंगे। ठीक है ना, क्योंकि सिमिलर सी बातें थी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये 8 के 8 सिद्धांत भी हैं, समझ में अच्छे से आ गए होंगे। बात करते हैं भाई अब यहाँ पे लुथर गुलिक के। ठीक है, अब भाई तीसरे बंदे आ गए लुथर गुलिक। अभी तक हमने पढ़ा भाई आपका फेओल के बारे में, ठीक है ना, और उर्वरिक के बारे में। अब पढ़ेंगे हम भाई लुथर गुलिक के बारे में। अब लुथर गुलिक ने भाई प्रशासनिक संबंध से रिलेटेड सिद्धांत जो दिया है, ठीक है ना, प्रशासनिक प्रबंधन से रिलेटेड, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने भी भाई कुछ बातें बताई हैं, और ये जो बात बताई है ना भाई, मैं ऑलरेडी आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। तो मैं आप लोगों को जस्ट शॉर्टली यहाँ पे समझाऊंगा। वही सेम टू सेम बातें हैं, वही सेम टू सेम पूरा सिद्धांत है। ठीक है ना, पोस्टकॉर्प सिद्धांत आप लोगों को पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये लुथर गुलिक ने भाई ये सिद्धांत दिया था, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट। लुथर गुलिक ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में एक सिद्धांत दिया है, इसे पोस्टकॉर्प कहते हैं। यानी कि भाई जो लुथर गुलिक है उन्होंने भाई एक कंपनी को चलाने के लिए, या कंपनी को पूरा शासन चलाने के लिए कंपनी के अंदर उन्होंने एक सिद्धांत दिया, यानी कि कुछ बातें बताई जो कंपनी में होना जरूरी है। ठीक है ना, और उस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, पोस्टकॉर्प। पोस्टकॉर्प क्या कहते हैं भाई, आगे पता लगेगा। यानी कि इसका जो सिंगल वर्ड है ना, पी से कुछ बन रहा होगा, जैसे कि पी से प्लानिंग बनना है, ओ से ऑर्गेनाइजेशन बनना है, इस वजह से इन्होंने पोस्टकॉर्प इसको नाम दे दिया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो भाई चलो पढ़ते हैं एक करके भाई लुथर गुलिक ने क्या क्या बोला है कंपनी के बारे में। सबसे पहले भाई लुथर गुलिक ने बोला है कि ये जो कंपनी है ना एक, तो कंपनी में भाई सबसे पहले क्या होना चाहिए, पी से प्लानिंग। ठीक है ना, यानी कि सबसे पहले प्लानिंग बनानी चाहिए, योजना बनानी चाहिए किसी भी कंपनी को किसी चलाने के लिए। ठीक है ना, ऐसा ही बोला है यहाँ पे लुथर गुलिक ने। किसी कंपनी को अगर तुम चलाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले भाई तुम प्लानिंग करो। ठीक है, फिर कह रहा है भाई ऑर्गेनाइजेशन करो, फिर कह रहा है भाई स्टाफिंग करो। स्टाफिंग मतलब कि कर्मचारियों की व्यवस्था करना। भाई ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तभी मैंने दोनों को एक साथ पढ़ा है। ठीक है ना, तो देखो भाई क्या कहते हैं, सबसे पहले भाई हमारे लुथर गुलिक कहते हैं कि सबसे पहले कंपनी जो है, कंपनी में तुम सबसे पहले प्लान करो। ठीक है, प्लान कर लोगे, फिर भाई तुम संगठन बनाओ। संगठन यानी कि तुम पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना लो, यानी कि पूरी एक कंपनी बना लो। कंपनी बना लोगे तो फिर भाई उस संगठन में, यानी कि उस कंपनी में या उस ग्रुप में, आप कह सकते हो कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो उस ग्रुप में फिर भाई अधिकारी लाओ, बंदों को लाओ काम करने वालों को। अब जब तक बंदे नहीं लाओगे तो फिर काम कौन करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। बंदे लेकर आओ। ठीक है, अब बंदे ले आओगे, बंदों के बाद भाई फिर उन्हें डायरेक्शन दो। डायरेक्शन यानी कि निर्देश दो, उन्हें बताओ कि भाई कि उन बंदों का क्या क्या काम है, कंपनी में किस किस को क्या क्या काम करना है, ये करना है डायरेक्शन में। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय बनाओ, तालमेल बनाओ। 5वां पॉइंट है भाई लुथर गुलिक ने बोला है, ये जो जितने भी डिपार्टमेंट तुम बनाओगे, अंदर डिपार्टमेंट भी नहीं है, ये जितने भी लोग कर्मचारी या काम करने वाले लोग होंगे, इन सब के बीच में तालमेल बनाओ। ठीक है ना, अब इन तालमेल भी बना लोगे, तालमेल बनाने के भाई बाद तुम रिपोर्टिंग करो। रिपोर्टिंग यानी कि प्रतिवेदन करो। प्रतिवेदन का मतलब साफ सीधा से समझाऊं मैं तुम्हें, किसी एक बंदे को लाओ जो इन सब पे कंट्रोल रखे। ठीक है ना, इन सब की सूचना मतलब जो है इन सब के ऊपर नजर रखे। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि
उसे लाओ भाई, मैनेजर को लाओ, मैनेजर ही सबके ऊपर जो कंट्रोल रखेगा, सबको देखेगा, ठीक है ना। आप मैनेजर लिया है, मैनेजर के बाद भाई ये कह रहा है कि बजटिंग करो। बजटिंग यानी कि भाई बजट आप लोगों को पता ही है, पैसे से रिलेटेड चीज होती है। अब ये कह रहा है कि भाई जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो पैसों की व्यवस्था करो, ठीक है ना, वित्तीय व्यवस्था करना आवश्यक है, ठीक है ना, कि जब तक भाई पैसे नहीं होंगे तो कंपनी कैसे चलेगी। तो ये आप लोगों के भाई सिद्धांत थे, पोस्ट कोर सिद्धांत, ठीक है ना। आप लोगों को नाम से ही समझ में आ गया होगा, BROD, तो ये पोस्ट कोर बनना था, इस वजह से इसे पोस्ट कोर जो है सिद्धांत बोला जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये सिद्धांत भी जो है समझ में आ गया होगा। कुछ ज़्यादा टफ सिद्धांत नहीं था, बहुत ही इजी सिद्धांत था, ठीक है ना। और ये यहाँ पे यही बात बताई गई है कि भाई सबसे एक एक जो है वर्ड बनना है, इस वजह से इसे पोस्ट कोर सिद्धांत जो है कहते हैं, ठीक है। चलो भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की ओर। अब भाई मेन 3 हेडिंग तो हमने पढ़ ली ऊपर। सबसे पहले भाई हमने हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ा, फिर भाई हमने पढ़ा उर्वरिक के बारे में, फिर हमने पढ़ा लूथर गुलिक के बारे में। तो भाई यहाँ से 3 मेन क्वेश्चन बनते हैं जो आप लोगों को बता दिए मैंने कैसे बनेंगे, ठीक है ना। आप इन तीनों को अच्छे से याद रखना। उससे पहले जो भी बातें थी उन्हें याद रखो या मत रखो, इन 3 को जरूर रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और एक ना एक मिलेगा जरूर आप लोगों को पेपर में भी, ठीक है। अब यहाँ से भाई प्रशासनिक प्रबंधन की आलोचना, यहाँ से भी भाई एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर क्वेश्चन ना बने तो आप इसे क्या कर सकते हो, अपने आंसर में ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। आलोचना का मतलब मैं आप लोगों को समझाऊं तो बुराई, ठीक है ना। अब प्रशासनिक प्रबंधन बता तो दिया इन लोगों ने कैसे होता है प्रशासनिक प्रबंधन। इन 3 बंदों ने बता तो दिया अपने अपने तरीके से कि प्रशासनिक प्रबंधन करा कैसे जाता है। लेकिन भाई अब दीन दुनिया ऐसी थोड़ी मान ले कि पूरा वर्ल्ड जो है वो ऐसी थोड़ी मान लेगा कि भाई इन लोगों ने जो जो बातें बोली हैं वो ऐसे ही मान ली जाएगी, नहीं। अब कुछ विद्वान आए, अब कुछ विद्वानों ने क्या करा भाई, इनकी बुराइयां करी, कमियां निकाली, इनके जितने भी सिद्धांत इन्होंने दिए थे उनके बीच में कमियां निकाली। आलोचना का मतलब तुम बुराई करना कह सकते हो, कमियां निकालना कह सकते हो, ठीक है। तो चलो भाई ये भी पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो फर्स्ट भाई कमी क्या निकाली या फर्स्ट आलोचना क्या करी भाई, सिद्धांत मुहावरों के समान। तो भाई फर्स्ट पॉइंट में हमारा क्या कह रहे हैं भाई, हर्बर्ट साइमन थे, ठीक है ना। और इनके जैसे अन्य और भी लोग थे, व्यवहारवादी लोग, यानी कि इन्हीं के जैसे ही आप लोग कह सकते हो, ठीक है ना। हर्बर्ट साइमन ये भी एक इंसान का नाम है। तो भाई इन लोगों ने क्या बोला, ये जो प्रशासनिक प्रबंधन से रिलेटेड ये जो सिद्धांत दिया ना, अभी ऊपर आपने जितनी भी बातें पढ़ी हैं, इन्होंने बोला ये मुहावरे के समान है। ये जो सारी बातें, ये जो सारे सिद्धांत अभी तुमने पढ़े हैं ये मुहावरों के समान है। मुहावरों के समान बोल दिया भाई इन्होंने। क्यों बोल दिया भाई, क्योंकि ये कहते हैं ये जो सिद्धांत तुमने पढ़े हैं ये अंतर्विरोधी हैं। अंतर्विरोधी यानी कि ये जो जितने भी तुमने सिद्धांत पढ़े ना, एक कंपनी को चलाने के लिए ये सिद्धांत होना चाहिए, सिद्धांत ये आपस में तालमेल ही नहीं बैठता भाई इन लोगों का। कोई कहता तो ये करो, कोई कहता तो ये करो। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा अंतर्विरोधी कैसे, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि भाई आपने हेनरी फ्योल का सिद्धांत पढ़ा था, उसमें एक सिद्धांत था केंद्रीकरण। केंद्रीकरण में भाई उन्होंने क्या बताया था हेनरी फ्योल ने कि भाई एक कंपनी को चलाने के लिए जो पूरा कंट्रोलेशन है ना, वो एक मैनेजर के हाथ में होना बहुत जरूरी है, यानी कि एक पर्सन के हाथ में जरूरी है, अलग अलग पर्सन के हाथ में नहीं दोगे, ठीक है। फिर उसी में भाई आगे एक और सिद्धांत एक और आया था जिसमें उसने ये बोला था हेनरी फ्योल ने कि भाई जो और व्यक्ति कर्मचारी जो होते हैं उन सब का भी डिसीजन जो है बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब भाई डिसीजन मायने रखता है तो तुम कंट्रोलेशन फिर एक ही के हाथ में क्यों दे रहे हो। तो ये अंतर्विरोधी हो गए ना, यानी कि मैच नहीं कर रही ना, मुहावरा टाइप हो गए ना एक। यहाँ पे यही बोला है भाई हर्बर्ट साइमन ने कि ये जो जितने भी तुम सिद्धांत पढ़ रहे हो ये तुम्हारे मुहावरों के समान है क्योंकि ये अंतर्विरोधी है। आई होप कि आप लोगों को ये फर्स्ट पॉइंट जो है समझ में आ गया हो, इनकी कमी जो है पहली समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरा है भाई अवैज्ञानिक सिद्धांत। तो भाई आगे क्या कहते हैं, आगे इनके सिद्धांत को भाई अवैज्ञानिक बता दिया गया है। ये जो भी जितने भी आप तुमने सिद्धांत पढ़े हैं इन सब सिद्धांतों को क्या बोल दिया, अवैज्ञानिक, यानी कि विज्ञान का कोई लेन देना नहीं है इसमें। विज्ञान मतलब क्या होता है भाई, विज्ञान मतलब होता है तुम चीजों की पहले खोज कर लो, खोज करके फिर उस चीज को अप्लाई करके देखो, अप्लाई करके एक्चुअल जिंदगी में जो है एक्चुअल लाइफ में अप्लाई करके देखो। इसी चीज को तो हम विज्ञान कहते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखो। एक्सपेरिमेंट का मतलब ही होता है विज्ञान, ठीक है ना, यानी कि विज्ञान का मतलब ही होता है एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। अब यहाँ पे भाई क्या कह रहे हैं, ये हेनरी फ्योल जो थे हमारे, उनने भाई जो सिद्धांत दिए थे वो क्या कह रहे थे, वो सार्वभौमिक सिद्धांत हैं। हेनरी फ्योल ने ऐसा कहा था, ठीक है ना, अपने ऊपर सिद्धांत में पढ़ा था। लेकिन भाई इन्होंने जितने भी सिद्धांत दिए ना उसे भाई समाज में उतार के तो देखा नहीं इन्होंने, यानी कि उसकी जांच पड़ताल नहीं करी, उस पर उसका एक्सपेरिमेंट नहीं करे, बस अपनी बुक में लिख दिए, अपनी बुक में लिख दिए बस सोच सोच के। अब उनको भाई एक्सपेरिमेंट भी तो करके देखना चाहिए था, तो इस वजह से एक्सपेरिमेंट नहीं करा, तो इस वजह से इसे क्या कह देते हैं, हम अवैज्ञानिक सिद्धांत बोल देते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है भाई, तीसरा है हमारा
मनुष्य रहित संगठन। अब भाई एक विद्वान है वॉरेन वेरिस, ठीक है ना, वॉरेन वेनिस, तो इन्होंने भाई हेनरी फ्योल के जितने भी तुमने सिद्धांत पढ़े थे उसे क्या बोल दिया, उसे बोल दिया ये मनुष्य रहित संगठन के सिद्धांत हैं, ये बेकार सिद्धांत हैं, मनुष्यों की क्या करते हैं, अवहेलना करते हैं, मनुष्य की तत्वों की अवहेलना करते हैं, मनुष्यों पे ज्यादा फोकस नहीं करते। ये किस पे फोकस करते हैं, संगठन की संरचना कैसी है, संगठन यानी कि कंपनी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि कंपनी के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से इन्होंने कहा है मनुष्य रहित संगठन के सिद्धांत है जो भी हेनरी फ्योल ने दिए थे, ठीक है ना, किसने कहा, वॉरेन वेरिस ने, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट भी जो है अच्छे से समझ में आएगा होगा, ठीक है। अगली बुराई या अगली कमी कह सकते हो भाई, क्या निकाली, निम्न स्तर पर ध्यान ना देना, यानी कि भाई अगला इन्होंने कमी ये निकाल दी कि भाई जो हेनरी फ्योल ने सिद्धांत दिए थे उन्होंने निम्न स्तर पे यानी कि उच्च स्तर, मैंने बताया था ना भाई, अधिकार क्या होते हैं, अधिकारी जो होते हैं, जो तुम्हारे भाई काम करने वाले होते हैं, टॉप पे तो भाई मैनेजर होता है, उसके नीचे और अंडर, फिर उसके अंडर में, तो इन्होंने क्या कहा कि नीचे लेवल वाले पे तो भाई फोकस नहीं करा, ऊपर ही ऊपर फोकस करे। और हमने मेनली देखा भी था ऊपर, जब हमने ऊपर सिद्धांत पढ़े तो मेनली संगठन के बारे में ही बात कर, सॉरी प्रबंधन के, मैनेजर के बारे में ही बात हो रही थी ज्यादातर, ठीक है ना। कर्मचारियों के अंदर तो बहुत ही कम बात हो रही थी, और जो निम्न कर्मचारी की तो उसकी तो बात ही नहीं करी इन्होंने, ठीक है। तो ये चीज हमने पढ़ी थी बहुत अच्छे। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो निम्न स्तर है, नीचे के जो लेवल है, इस पे ध्यान नहीं दिया, बस ऊपर ऊपर पे चढ़े रहे ये हेनरी फ्योल जो इन्हीं पे ध्यान देते रहे, इन्हीं की अच्छी बातें करते रहे, ठीक है, यानी कि इन्हीं की भलाई के बारे में बात करते रहे, इन्हीं के बारे में सोचते रहे, इनके सिद्धांत, ठीक है। अगले क्या बताया भाई, आगे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक की अवहेलना। तो यहाँ पे भाई अगली बुराई ये निकाल दी फ्योल के, हेनरी फ्योल के जो सिद्धांत है उसकी ये निकाल दी कि ये जो भाई हेनरी फ्योल के जो भी जितने भी 14 के 14 सिद्धांत है ना भाई, इसके क्या हुआ, ये सिर्फ आर्थिक इसका उद्देश्य ही क्या था, आर्थिकता, यानी कि ये सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं, फायदे के बारे में सोचते हैं, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों की अवहेलना करते हैं। फॉर एग्जांपल भाई कर्मचारियों के मेंटल हेल्थ पे क्या फोकस क्या पड़ रहा है, ठीक है ना, उनमें समाज में क्या दिक्कत हो रही है उन लोगों, उस चीज पे कोई फोकस नहीं करते। ये जस्ट पैसा देखता है कि पैसा कैसे कमाया जाए, कंपनी को कैसे बड़ा करा जाए, कंपनी में पैसा कैसे लाया जाए, कंपनी को मुनाफे में कैसे लाया जाए। भाई कंपनी के बारे में सोच रहे हो तो भाई थोड़े उनके कर्मचारियों के बारे में भी सोच लो, उनके समाज में क्या स्थिति चल रही है, क्या हो रहा है उनके साथ समाज में, ये चीज भी सोच लो, मनोवैज्ञानिक रूप से सोच लो भाई, उनका मेंटली हेल्थ कैसी है उनके बारे में सोच लो। तो यहाँ पे यही बोला है, यहाँ पे यही इसी तरीके से बुराई करिए, कमी निकालिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे नेक्स्ट हमारी बुराई जो बताई है, कमी कह सकते हो, नीति क्रियान्वयन पर बल ना देना। तो भाई अगली कमी ये निकाल दी कि जो फ्योल ने सिद्धांत दिए थे 14 सिद्धांत, उन्होंने क्या करा, नीति नियोजन पे यानी कि प्लानिंग पे ज्यादा जोर करा, प्लानिंग, बस प्लान बनाते रहो, प्लानिंग पे ज्यादा जोर दिया इन्होंने। जो 14 सिद्धांत है इस पे प्लानिंग पे ज्यादा फोकस करा, इनने तुम्हें डीप में नहीं पढ़ाए गए, ठीक है ना भाई, ये जो 14 के 14 सिद्धांत है ये तुम्हारे सिलेबस में डीप में नहीं पढ़ाए गए हैं। कभी आप सोचो कि तुमने ऐसा तो कुछ नहीं बताया, ठीक है ना, तो आप ये ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाया जाता आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि आपका सिलेबस ग्रेजुएशन लेवल का है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को भाई यूपीएससी लेवल का पढ़ा दिया जाएगा। तो मैं जस्ट आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इनके जो 14 सिद्धांत थे इसमें क्या था भाई, इसमें प्लानिंग पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, ठीक है, ये क्या हो रहा है बार बार, ठीक है, प्लानिंग पे भाई ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। और जबकि प्लानिंग को भाई तुम इम्प्लीमेंट भी तो करो, प्लानिंग को लागू भी तो करो, जो भी तुम प्लान बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग काम भी तो करो, उस पर इन्होंने काम ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। तो ऐसा ही भाई ये भी कमी निकाली है, बुराई करी है। तो ये आप लोगों को आलोचना जो है सारी समझ में आ चुकी होंगी भाई, 6 की 6 आलोचना आप लोगों को याद रखनी है। इससे ज़्यादा भाई आलोचना ना ही मुझे मिली और ना ही आप लोगों के बुक्स या सिलेबस में दी गई। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और 6 प्लानिंग भाई आप लोगों की काफ़ी है, 6 आलोचनाएं काफ़ी है, इससे ज़्यादा लिखने की आप लोगों को ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। लास्ट हेडिंग और पढ़ लेते हैं भाई अपनी। अब भाई कुछ कमियां निकाली हैं लोगों ने, तो कुछ अच्छी बात भी तो होंगी, यानी कि कुछ अच्छाई भी तो होंगी इनके सिद्धांत में, तो वो अच्छाइयाँ ही पढ़ेंगे भाई। महत्व कह सकते हो आप, प्रासंगिकता कह सकते हो, ठीक है ना। तो साथ यहाँ पे भाई महत्व और प्रासंगिकता मैंने शॉर्ट में आप लोगों को पढ़ाई गई हैं, आप इजिली समझ जाओगे क्योंकि ऑलरेडी ऊपर ये सारी बातें आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। चलो भाई, फर्स्ट इनका महत्व क्या है या फर्स्ट अच्छी बात क्या है, जो सिद्धांत हमने ऊपर सारे पढ़े थे हेनरी फ्योल के या ओरवरिक के आप कह सकते हो या लुथर गुलिक के कह सकते हो, इनके जो सिद्धांत पढ़ते इसकी फर्स्ट अच्छाई क्या है भाई, फर्स्ट महत्व क्या है, फर्स्ट प्रासंगिकता क्या है, प्रबंधन हेतु अच्छे नियोजन को आवश्यक मानना। तो भाई इन्होंने प्रबंधन के लिए यानी कि कंपनी को चलाने के लिए अच्छे नियोजन को, अच्छी प्लानिंग को बहुत ज़्यादा आवश्यक माना। तो ये इसकी एक अच्छी बात है कि भाई
किसी भी प्रबंधन को, ये एक्चुअल में बात है, अगर तुम किसी कंपनी को चलाना चाहते हो तो प्लानिंग ज़रूर होनी चाहिए, एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये चीज़ आप लोगों ने ऊपर पढ़ी ली है, तो ये एक इनकी एक अच्छाई है, ठीक है ना। इन्होंने प्लानिंग पे फोकस करा प्रबंधन को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। अगला है भाई दीर्घकालिक लक्ष्य का निर्माण, यानी कि इन्होंने भाई कंपनी जो है, कंपनी में दीर्घकालिक लक्ष्यों का निर्माण करा। दीर्घकालिक लक्ष्य यानी कि लंबी सोची कंपनी के बारे में, ये नहीं छोटा छोटा सोच रहे हैं, दूर तक का सोचा इन्होंने, कंपनी का दूर तक का सोचा, दीर्घकालिक लक्ष्य बनाए कंपनी के बारे में, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कंपनी के यानी कंपनी के प्रॉफिट की जो बात है उन्होंने थोड़ी दूर तक सोची। बहुत से लोग क्या, बहुत से सिद्धांत क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्ट तक सोचते हैं, कुछ ही टाइम तक का सोचते हैं, इन्होंने बहुत दूर तक की सोच रही थी, इस तरीके से प्लान कर देता है, ठीक है। आप लोगों को ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं भाई तीसरे की। तीसरा है भाई लक्ष्यों को छोटी छोटी योजनाओं में बांटकर लागू करना। भाई अगला क्या करा इन्होंने, अगला इनकी अच्छी बात ये थी भाई, इन्होंने जो भी लक्ष्य बना रहे थे ये लोग, उन्होंने ये बोला था कि इसको छोटी छोटी योजनाओं में बांटकर लागू करो। यानी कि मान लो दूर तक की सोच ली, दूर तक का प्लान कर लिया, ठीक है, अब इसे छोटी छोटी प्लानिंग के साथ जो है कंप्लीट करो, छोटा छोटा कंप्लीट करते चलो, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि सिस्टमेटिक वे में चल रहा है, ठीक है। अगली भाई अच्छाई क्या थी इनकी, अगली अच्छाई थी भाई सामाजिक दायित्वों की पूर्ति। अब आप बोलोगे सर जी अभी आपने पढ़ाया था कि भाई सामाजिक दायित्वों की पूरी नहीं करता, आलोचना में पढ़ाया था, और अब आप पढ़ा रहे हो अच्छाई में कि ये पूर्ति करता है, तो ये क्या कंफ्यूजन है। टेंशन मतलब भाई कंफ्यूजन दूर करता हूँ, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि भाई सारे सामाजिक दायित्वों की पूरी नहीं करता, मतलब मोस्टली सामाजिक दायित्व जो होते हैं उसकी ये पूर्ति नहीं करता, इस वजह से आलोचना भी हुई। बट कुछ की भाई पूर्ति भी करता है सामाजिक दायित्वों की। फॉर एग्जाम्पल भाई जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भाई क्या करते हैं ये कर्मचारियों का जो वो होता है ना वेतन यानी कि आप उन्हें सैलरी कह सकते हो। सैलरी के लिए भाई क्या होनी चाहिए, एक निश्चित विधि होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है इससे भाई, क्या होता है लोगों के भाई सैलरी का सिस्टम जो है ये निश्चित ना हो, मतलब सैलरी जो है सही टाइम पीरियड वगैरह पे ना मिले तो लोगों को घर में दिक्कत होगी। आप लोगों को पता ही है कि भाई नॉर्मल मिडिल क्लास की फैमिली में क्या होता है, हर महीने सैलरी आ जाए तो अच्छा है, जिस दिन नहीं आई तो उस दिन बवाल खड़ा हो जाता, मतलब उस महीने में बवाल खड़ा हो जाता, बहुत ज़्यादा तंगी सी होने लगती है, ठीक है। तो ये आपका सामाजिक दायित्वों में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, ऊपर जितने भी सिद्धांत पढ़े उन्होंने फोकस करा उस चीज़ पे कि भाई सैलरी जो है वो प्रॉपर टाइम वगैरह पे प्रॉपर विधि के साथ दिया जाए, ठीक है ना, अटके ना सैलरी वगैरह। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ को समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं भाई प्रभावी प्रशासन करना, यानी कि भाई कंपनी में जो भी कंट्रोलेशन होता है ना उसे थोड़ा अट्रैक्टिव वे में करना। ये सारे इनके जितने भी सिद्धांत ऊपर आपने पढ़े थे ये सारे क्या है, इन सबसे भाई प्रशासन जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, यानी कि कंट्रोलेशन जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है इन सारे सिद्धांतों। तो ये भी भाई इसकी एक अच्छाई है, ठीक है। अगली भाई अच्छाई क्या है इन लोगों की, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। तो भाई अभी ये चीज़ आप लोगों को डीप में नहीं पढ़ाई गई है, बट यहाँ पे अच्छाई में आप लोगों को बताई गई थी कि संसाधनों का भाई अधिक से अधिक उपयोग करते हैं, यानी कि लास्ट स्टेज तक भाई संसाधनों का ही उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ये जितने भी सिद्धांत हैं, ये जितने भी संसाधनों का उपयोग करते हैं उसमें लास्ट स्टेज तक भाई उनके उपयोग की बात करते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर ले संसाधन का, ठीक है। चलो भाई लास्ट पॉइंट और पढ़ लेते हैं अपना, बदलते परिवेश का सामना करने में उपयोगिता। अब ये जो भाई सिद्धांत पढ़े थे हमने ऊपर जितने भी सारे, ये क्या करते हैं भाई, इनको इस तरीके से बनाया गया था कि अगर सिचुएशन बदलती भी है ना तो ये उसके हिसाब से भी ढल जाएंगे, ठीक है ना, उसके हिसाब से भी बदलते चलेंगे और उस बदलते हुए जो समाज होगा, बदलता हुआ जो परिवेश होगा या बदलती हुई सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग भी काम आ जाएंगे ये सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक अच्छाई है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये 7 अच्छाइयाँ जो है समझ में आ गई होंगी ऊपर जो सिद्धांत पढ़े थे, और बुराइयाँ जो थी ये भी समझ में आ गई होंगी। 6 बुराइयाँ मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं, ठीक है ना। बुराइयाँ और ये अच्छाइयाँ जो है ज़्यादा आप लोगों को ना ही लिखने की ज़रूरत थी और ना ही आप लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत थी, ठीक है, और ना ही इससे ज़्यादा आप लोगों को सिलेबस में दी गई थी। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मेन क्वेश्चन जो है ऊपर 3 से बनते हैं, ये सब चीज़ें जो है एडिशनल पढ़ाई जाती हैं आप लोगों को, ताकि पेपर में थोड़ा बहुत ऐड आप कर सको। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उतना ही आप पेल के आना है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होगी, चैप्टर पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर कहीं चैप्टर में या टीचिंग में या किसी भी चीज़ में कुछ कमी लगी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि हम उसे अगली बार से इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और भाई एक लाइक ज़रूर कर देना और एक कमेंट ज़रूर छोड़ देना, ताकि भाई हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से जो है अपनी इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकें, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।